किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज की वेब सीरीज वेस्टीज यंग प्रेरणा। 2022 नया साल, नई उमंग, नई सोच, नया जोश। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आम लोग और सफल लोगों में फर्क क्या होता है? अक्सर आम लोग सपने देखते हैं और उसके बाद आराम करते हैं, बट जो सफल लोग होते हैं वो भी सपने देखते हैं, बट वो आराम नहीं करते, वो हार्ड वर्क करते हैं, वो दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करके उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से, वेस्टीज यूथ आइकन से हम लोग मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने भी बहुत सपने देखे और दृढ़ संकल्प मेहनत से उन सपनों को साकार किया। दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूंगा डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर रमा सोलंकी। रमा, क्या हालचाल है? थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। यस यस सर, गुड। यस। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? पहले तो सर थैंक यू सो वेरी मच। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ये होएगा। हम लोग टीवी में देखते थे इंटरव्यूज वगैरह, और यहाँ आके आज ऐसा लग रहा है कि हम एक तरह का सेलिब्रिटी के जैसा फील कर रहे हैं। तो ये अर्न किया है आपने रमा, ये जो हार्डवर्क आपने किया, ऑब्वियसली जो परिश्रम जो किया, और ये वेब सीरीज के माध्यम से हम लोग केवल जो लोगों की जो मेहनत है उन लोगों को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। और जो आपकी जो मेहनत थी एक्चुअली में, आज दुनिया उस मेहनत को सुनने के लिए तैयार है। तो आप तैयार हैं? यस सर। राइट। तो रमा का जन्म कहाँ हुआ बेसिकली? मेरा जन्म सर, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में, ओके, देसूरी तहसील में एक छोटा सा गांव है शोभावास। शोभावास? शोभावास, हाँ जी। ओके, ये पाली डिस्ट्रिक्ट, ये जो आप जगह बता रहे हो, छोटा सा गांव, ये किसके, कोई बड़े शहर के कितनी दूर है basically? बड़ा शहर तो हमारे गांव के मंदिर, गांव के जस्ट बाजू में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। राजस्थान में वो फेमस है, धार्मिक स्थल है, सोनाना खेतला जी। ओके। हाँ, तो सोनाना खेतला जी के जस्ट बाजू में है और जोधपुर और उदयपुर के बीच में आता है। अच्छा, जोधपुर और उदयपुर के बीच में आता है बेसिकली। तो जोधपुर और उदयपुर ऑब्वियसली फेमस। तो जोधपुर यहाँ उदयपुर से कितनी दूर है ये गांव बेसिकली? जोधपुर मेरे से यहाँ से 175 किलोमीटर पड़ता है। ओके, तो जोधपुर से 175 किलोमीटर अंदर जाके आपका गांव है। हाँ जी, अरावली के जस्ट तलेटी में। ओके। और रमा, ये जो गांव है इसमें कितने परिवार रहते थे? कैसा था ये गांव बेसिकली? अगर जब होश संभाला रमा ने, तो क्या गांव की जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था शुरू में, बचपन में? गांव में जब मैं छोटा था, जब मुझे होश संभाला, जो आपने पूछा है, वो टाइम पे छोटा गांव था और बहुत ही छोटा था। वो टाइम पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का और इतना ये टेलीफोन वगैरह का तो ट्रेंड था ही नहीं। ओके। टीवी वगैरह का भी नहीं था जब मैं छोटा था तो। ओके। और
एजुकेशन भी हमारा मतलब एक छोटी सी स्कूल थी गांव में हुआ करती थी। Okay. ज़्यादातर लोग वहाँ पे खेती करते थे वो टाइम पे और अच्छा, कुछ ओके। मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी या खेती का काम करते थे, बट राजस्थान में ऑटोमेटिकली बहुत टाइम, जो आप साल की बातें बता रहे हो, देखा गया था आज से 25 साल पहले, जब देखा है राजस्थान में पानी की बहुत समस्या होती थी। हाँ जी। राजस्थान में खेती इतनी ज्यादा नहीं होती थी और रेगिस्तान था, तो वहां पे खेती होती थी। आपके गांव के आसपास लोग करते थे वो खेती? हाँ, खेती करते वो टाइम पे थोड़ा-थोड़ा जितना होता था क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। गाय भैंस रखते थे ओके। और खेती होता था। फिर थोड़े दिन के बाद में जो ट्रेंड आया, लोग मुंबई आए हैं बिज़नेस करने के लिए, दूसरा ऑप्शन देखने लगे। ओके, तो रमा का परिवार, रमा के परिवार में कौन कौन था? पापा मम्मी क्या करते थे? थोड़ा सा रमा के बारे में। यस। मेरे फादर और मदर दोनों मतलब एक सिंपल अनपढ़ थे, उनका एजुकेशन हुआ नहीं था। तो पापा मज़दूरी का काम करते थे। और मजदूरी? हाँ जी। क्या करते थे मजदूरी? मज़दूरी जो घर बनता है तो उसके लिए पत्थर आते हैं, वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे, तो उसको शेप देते थे। ओ अच्छा, ओके। तो लोगों के जो घर बनते हैं उसमें पत्थर जो लगते हैं उसको तोड़ के बनाना, शेप देना और वो पत्थर लगाना। दिन ओके भर धूप में बैठ के वही काम करते थे। ओके। और रमा कितने बहन भाई हैं? मेरे टोटल जो हैं हम 7 भाई-बहन हैं। ओके, 7 भाई बहन। 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। 5 बहनें और 2 भाई। और रमा कौन से नंबर पे आता है? मैं 4th पे हूँ सर, 3 मेरे से Fourth। बड़ी सिस्टर हैं और 2 छोटी हैं। ओके, 7 बहन भाई। फादर, जस्ट आपने बताया पापा और मामा दोनों अनपढ़ थे। पापा पत्थर तोड़ने का काम करते थे। अंदाजा, ये ऑब्वियसली बहुत पुरानी बातें आप बता रहे हो, कितनी इनकम उस वक्त पापा कर लेते थे बेसिकली? जब मैं जानता था मतलब तब तो पापा की इनकम आती थी 120 रुपए पर डे की आती थी। पर डे 120 रुपए? लेकिन कौन से पापा साल बोलते थे की कि हमने बात? जब शुरू किया था, जब हम एकदम छोटे थे, मैं बोर्न भी नहीं हुआ था हाँ, और सिस्टर वगैरह थी, तब पापा को कुछ 30 रुपए मिलते थे डेली के। 30 रुपए पर डे? पर डे के मिलते थे। हाँ जी। माय गुडनेस, तो मतलब ऑन एन एवरेज 1000 रुपए पर मंथ पापा कमाते थे। रमा पैदा हो गया था ऑन एन एवरेज, उसके बाद 120 रुपए कौन से महीने में, कौन से साल में उनको मिलने लगे पापा को? 96 में मेरे को 95 96 में ऑन एन एवरेज 120 रुपए पापा कमाते थे पर डे के हिसाब से, यानी कि ऑन एन एवरेज 3000 रुपए महीने की इनकम पापा की। इतना बड़ा परिवार, और तब तक रमा पैदा हो चुका था। 3 बहनें ऑटोमेटिकली आपकी बड़ी थी। छोटे और कौन कौन हो चुका था, मतलब आपसे बात 95 96 तक कितने बहन भाई हो चुके थे तब तक? हाँ, मतलब दोनों सिस्टर थी वो, 2 सिस्टर थी और 3 मेरे से 2 छोटी थी और Okay. 3 मेरे से बड़ी थी। ऑलराइट, तो 5 सिस्टर थी और रमा था बेसिकली, तो एक भाई 95 के बाद हाँ हुए। जी। राइट, तो अब 6 बहन भाई, पापा 3000 रुपए कमा रहे हैं, ये लाइफ कैसे चलती थी? उसके साथ में हमारा ये गाय, भैंस और बकरी का वो भी था, तो अच्छा। घी और दूध का ये होता था थोड़ा-थोड़ा। क्या साथ होता में था खेती बेसिकली? करते थे। मतलब घी दूध से पैसा आते थे। अच्छा, तो घी दूध निकालने का काम कौन करता था घर में? दूध निकाला, उसको घी बनाना या पनीर बनाना, ये कौन करता था? ये सारे काम मम्मा करती थी या कोई और करता हाँ, मदर फादर करते थे था? मदर फादर और करते थे। फिर सिस्टर, बड़ी जो सिस्टर थी वो भी हेल्प करती थी। गांव में अक्सर देखा जाता था कि फीमेल्स पढ़ती नहीं थी। क्या रमा की सिस्टर्स ने पढ़ाई की? हाँ, हमारे गाँव में स्कूल जो 5th तक है, 5th तक सारी सिस्टर पढ़ी है। 5th तक सारी सिस्टर्स पढ़ी बेसिकली। सबसे और छोटी रमा? छोटी और जो 2 मेरे से छोटी हैं वो ज़्यादा पढ़ी हैं, Okay. लेकिन मेरे से जो बड़ी हैं वो 5th तक पढ़ी हैं। और रमा कितने, 5वीं क्लास तक कहाँ वहीं गांव में पढ़ा? हाँ, मेरे गाँव में मैं एक्चुअली छोटा था तो जिद करता था पापा के साथ जाने का काम पे, क्योंकि उनकी साइकिल से जाते तो साइकिल के आगे छोटा सीट था बच्चों को अच्छा। बिठाने के लिए, तो मैं भी जिद करता था उनके साथ जाने के लिए। तो वहाँ पे डस्ट बहुत उगता था, वो पत्थर तोड़ते थे, राइट। तो उनको लग रहा था कि कहीं बीमार हो जाए, और मैं बचपन से बीमार ही रहा हूँ। बीमार? हाँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम होती थी रमा को? वहाँ पे ज़्यादा सुपरस्टिशन, अंधविश्वास थोड़ा ज़्यादा था। अंधविश्वास? हाँ, तो उस वजह से पता नहीं क्या होता था। तो मैं स्कूल से ज़्यादा, तो बचपन में पेरेंट्स मेरे को मंदिर लेके जाते थे। मंदिर लेके जाते थे? हाँ, किस चीज के लिए, मतलब क्या होता था वहां पे? और रमा को क्या प्रॉब्लम होती थी जिसके लिए बार बार रमा को मंदिर मैं जाना? बार-बार बीमार होता ही था, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा बीमार रहता ही था बचपन से ही। ओके, हाँ। तो कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे? वहाँ हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं था? हॉस्पिटल वगैरह थे, लेकिन उनकी वो आस्था थी पेरेंट्स की, तो वहाँ पे ऐसा गाँव का माहौल, गाँवों में ऐसे ही होता है, जो कि मंदिर पे ज़्यादा ये करते हैं और ओके मानते भी हैं और ठीक भी होते हैं लोग। ओके। तो रमा ने 5वीं क्लास तक वहीं पे पढ़ाई की? हाँ, गाँव में की। गांव में की। और ऑब्वियसली जब गांव में करी तो रमा पापा के साथ भी जाना चाहते थे, बट पापा लेके नहीं जाते थे, तो जो स्कूल जाते थे सिस्टर्स के साथ जाते थे? हाँ, सिस्टर के साथ, इसके लिए मेरे को पहले ही पढ़ाई में क्या क्या होता था, कैसे पढ़ाई होती थी गांव की, थोड़ा सा उसके बारे में?
गाँव की पढ़ाई वो टाइम पे तो सर मतलब स्कूल में जब जाता था तो पापा पीछे जाके देखो तो मतलब नंगे पैर ही जाते थे और मिट्टी में बैठ के वहाँ पे मतलब छोटा सा एक स्कूल का एक कमरा था और हम 25-30 स्टूडेंट थे, अच्छा। 2 टीचर हुआ करते थे। ओके। तो मैं तो ऐसे ही जाता था, मेरा एडमिशन वगैरह हुआ नहीं था सिस्टर के साथ में। तो हम ओके। खेलते थे और ये करते थे, फिर धीरे-धीरे मतलब वो स्लेट आता था, वो उससे लिखते थे जो और चौक आता था वो चॉक जिससे चॉक लिखा जाता था। यस, यस, यस। कभी हम्म। खा लेते थे वो मिट्टी और ये सब होता था। और राइट, ओके, तो 5वीं क्लास तक रमा गांव में था। 5वीं क्लास के बाद क्या हुआ? 5वीं क्लास के बाद में फिर मेरा एडमिशन जो है, हमारे जो क्लास के फ्रेंड थे, हम्म। उन लोगों ने हमारे गाँव के दूसरी साइड लिया, आना में एडमिशन और मैं ओके। अकेला जो था, मैंने इस साइड लिया, जहाँ मेरे पापा काम पे जाते थे और मेरा ननिहाल भी था, नारलाई। अच्छा, ओके। नारलाई में मेरा 6 टू 12 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई। बड़ा स्कूल था वो? हाँ, बड़ा था, 12 और तक था। वो जो जगह आप बता रहे हैं वो बेसिकली सिटी थी, बिग सिटी, या वो भी एक नहीं, छोटा? बिग तो नहीं, वो भी एक गाँव जैसा गाँव ही था, अच्छा। पंचायत लेवल का, ये हज़ार ओके। हज़ार घर का। 10वीं तक रमा पढ़ाई में कैसा था? मैं पढ़ाई में तो सर नहीं था इतना अच्छा, हम्म। ठीक-ठाक था, लेकिन क्यों, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, या मतलब क्यों ऐसा, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, क्या था? पढ़ाई मुझे मतलब घर वाले ज़बरदस्ती करवाते थे। वैसे मैं कुछ न कुछ ऐसा सोच रहा था, मतलब घर की ऐसी परिस्थिति देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था बहुत बार। और सिस्टर काम करती थी या फिर मुझे लगा कि मेरे एजुकेशन के लिए सिस्टर को नहीं पढ़ा पा रहे हैं पापा, और मतलब ऐसा ये था। तो तो रमा ऐसा सोचता था कि वो तो पढ़ाई कर रहा है बट उसकी तीनों सिस्टर्स की पढ़ाई छूट मैं गई। दूसरों को देखता था तो मैं ऐसा सोचता था कि यार हमारे घर में ऐसा क्यों है? दूसरों के मतलब मेरे गाँव से बाहर जब पढ़ने के लिए गया, तब मुझे ऐसा लगा। राइट, कि मेरी सिस्टर्स क्यों नहीं पढ़ रही। तो फिर मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था, मैं फिर ज़्यादा शरारती माइंडसेट में हो गया कि मतलब शरारती मतलब ऐसा कुछ गलत भी नहीं करता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता था, मतलब बच्चों को दूसरों को भी लेके जाता था मैं तालाब में तैरने के लिए या हम्म। दूसरी एक्टिविटीज़ तो क्रिकेट खेलने खुद के भी लिए नहीं गए। पढ़ता था और दूसरों को भी नहीं पढ़ने हाँ, देता था। 2-4 दिनों का हमारा ऐसा था ग्रुप, तो हम इस तरीके बट से। मतलब दिमाग में ही आता था कि भाई मेरी सिस्टर्स नहीं पढ़ रही, या हमारे पास मनी कंस्ट्रेंट है, पापा पढ़ा नहीं पा रहे, जो भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है, तो रमा का मूड खुद ही पढ़ाई से हटता चला जा रहा था और शरारत की तरफ चलता जा रहा था, या मतलब कुछ और चीजें? नहीं, मुझे वो घर में वही दिखता था और फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार पापा पैसा डाल रहे हैं बहुत, मतलब मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो मेरा मैथ्स में ट्यूशन करवाया और हम्म। मैं ट्यूशन के लिए जाता था तो पापा बीच में काम करते थे, रास्ते में बीच में काम करते थे। हम्म। और उनको देखता था, मैं दोस्तों के साथ ही जाता था, उनको देखते थे फटी बनियान में, मतलब वो पत्थर का काम करते थे। तो मुझे लगा कि कुछ मुझे पढ़ना नहीं है, कुछ करना पड़ेगा ताकि पापा की हेल्प करूँ। क्योंकि पापा बहुत, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, वही पत्थर तोड़ते थे, तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरा तो। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गांव की लाइफ थी बेसिकली। और रमा मन ही मन ये सोच रहा था कि उसे कुछ करना है, उसे पैसा कमाना है, उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, कुछ ऐसा रमा उस वक्त सोचता था। मैं सोचता था लेकिन मैं एलिजिबल भी नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था। कितनी एज कितनी थी उस वक्त रमा की, जब मैं 7th 8th में? हाँ, 10th तो कितनी वही 7 12 8-10 साल का था। 8-10 साल का था। तो 10 साल। कभी ऐसा लगता था जब छोटे थे, मम्मी पापा का हाथ बटाओ, कुछ करो, कुछ ऐसा हाँ, लग? मैं करता था, बिल्कुल करता क्या था। जितना क्या होता था रमा मैं क्या करता करता था। था? मैं बैच को सराहने के लिए लेके जाता था स्कूल में, 7 का जब स्कूल रहता था, 12 बजे घर पे आ जाता था, हाँ। तो फिर मैं जाता था बैच सराहने के लिए, तालाब के उधर और हमारे वहाँ पर भैंसों को चराने ले गए, पानी पिलाने ले गए, घुमाते रहे, फिर थोड़ा वापस ले बड़ा गए। हुआ तो भैंस का दूध भी निकालता था। मैंने लगभग 3-4 साल तक भैंस का दूध भी निकाला है। तो दूध हम्म। निकालता था और जितना हो सकता था मैं हेल्प करता था पापा के। 10वीं जब पास की? 10वीं में आया तभी एक बहुत ही इंसिडेंट हो गया हमारे साथ में। जब मेरे पापा मेरे गाँव से काम पे जाते थे और रोज़ उनका घाई हो जाता था कि सुबह उठ के दूध भी निकालना होता था। सुबह मैं नहीं निकाल पाता था, शाम को निकालता था। हम्म। हाँ, मम्मी का इतना ये नहीं होता था, दूध निकालने में जमता नहीं था। तो पापा के लिए सुबह-सुबह बहुत घाई हो जाता था। कभी ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता था, मतलब दौड़ते-दौड़ते रनिंग खाना हो जाता था, मतलब ऐसे ही होता था। तो एक बार जा रहे थे और नारलई के पहले तालाब आता है और तालाब के उधर, तालाब की वो जो रहती है बाउंड्री, उसके ऊपर से गाय थी या गधा था, लड़ते-लड़ते आ रहे थे और पापा को कुचल दिया। ओह। तो वो साइकिल के नीचे पैर आया, फ्रैक्चर हो गया। ओह माय गॉड। और फ्रैक्चर हो गया तो फिर 2 महीने तक रेस्ट किया पापा ने। और सब लोग 2 बोल रहे थे। महीने रेस्ट किया पापा ने? तो पापा को तो दिहाड़ी मिलती थी 120 रुपए के आसपास। तो जब वो पापा घर पे थे और 2 महीने रेस्ट किया, तो घर परिवार में पैसे कहाँ? तो जब उनको घर पे लाया, ऐसा ये हुआ और घर पे लाया और लोगों ने बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ।
तो पापा बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब वो चाहते थे कि खर्चा ना हो जाए, खर्चा हो जाएगा, तो ऐसे ही बोल रहे थे मैं ठीक हूँ। और वही देसी इलाज ही किया घर पे, तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो डॉक्टर के पास बिकॉज पैसे नहीं थे इसलिए डॉक्टर के पास भी और हॉस्पिटल जाने से भी पापा मना कर रहे थे। हम लोग घर में कोई बीमार होते थे तो पापा कभी नहीं सोचते थे, मतलब कहीं न कहीं से पैसों का जुगाड़ करके कर लेते थे। लेकिन जब उनके पर्सनल लेवल पे आता था तो वो मतलब सहन और करते थे। रमा ये सब चीजें देखता था। हाँ, तो मुझे सहन नहीं होता था। और फिर उसके नेक्स्ट वीक में हमें अनाउंसमेंट हुआ स्कूल में कि स्काउट में जाना है, स्काउट होता था स्कूल राइट। में। तो परशुराम जी हमारे गाँव से थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ पे 3 दिन का वो कैंप था। और वहाँ जाना था तो टीचर ने बोला कि कुछ 500-700 रुपीज़ पर स्टूडेंट को ये करना है, पे करने। पे करना है। और घर की ऐसी स्थिति थी तो मैं बोला अब क्या करें, क्या नहीं करें? और मैं बच्चों को बता भी नहीं पाता था ऐसी चीज़ें, मतलब कि घर में स्कूल में ऐसा जो चल। दोस्त थे उनको पता था पापा क्या करते हैं या? मेरे गाँव का कोई स्टूडेंट मेरे साथ में था ही नहीं, तो उनको मेरी इतना बैकग्राउंड पता नहीं था। मैं दूसरे गाँव में था, तो वहाँ सब अलग-अलग जगह से ही आते थे। और फिर तो मैं सोचा कि जाना तो है ही, और नहीं तो दोस्तों को क्या लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कहीं न कहीं पैसों का ये करें, तो मैं कुछ न कुछ करूँ। तो हमारे राजस्थान में मेरे गाँव के बाजू में एक बहुत बड़ा मंदिर है, सुनाना खेतला जी का, और वहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु आते हैं। और राजस्थान में एक फ़ेमस है दाल बाटी। तो दाल बाटी बनाने के लिए पहले ये उपले लगते थे, गाय भैंस का गोबर होता है, उसके राइट उपले रहते हैं, उसमें वो सेकते थे। राइट राइट राइट। तो मैं जब मेरे गाँव से स्कूल जाता तो बीच में जंगल जैसा है, तो वहाँ पे बहुत वो पड़े रहते। तो मैंने सोचा कि एक आइडिया है, मैं वो तो इसको बेच के मतलब पैसा वो 500-600 रुपए का जुगाड़ कर सकता तो हूँ। उपले बेचना बेसिकली, हाँ। जो गोबर से उपले बनते हैं बेसिकली उसको बेचना। हाँ, तो मैं स्कूल जाता था तब गोनी लेके जाता था साथ में, और आते टाइम फिर वो जो है उपले वहाँ से जमा करता था, और फिर वो हमारे को सुनाना खेतला जो मंदिर है वहाँ बेचता था। तो जो उपले होते थे वो जंगल में कैसे होते थे? मतलब जो गोबर होता था जिसको गोबर के ही जहाँ पे भी जो जो पड़ा रहता था उनको राइट मतलब ये करते थे, मतलब उनको बनाया नहीं जाता था। उसको बनाया जैसे जाए। कंडीशन में है वहीं पे, और फिर लोग उससे दाल बाटी बनाते थे, वो जो गोल रहता है। राइट। हाँ, तो वहाँ पे वो प्रसाद के रूप में बाटी का जो चूरमा बोलते हैं उसको, वो चूरमा। चढ़ता था। हाँ, हाँ बिकॉज दाल बाटी बहुत फेमस है हाँ, राजस्थान हाँ। की डिश आज तो भी। उसके साथ में लकड़ी भी रहता था, तो अच्छा। ये करते थे। मेरी सिस्टर जो है मेरे से बड़ी, वो लकड़ी का करती थी और हम दोनों मिलके ये करते थे। उपलों का काम हाँ, बेसिकली, और हाँ। उपले बेचते थे फिर मैंने मंदिर के धीरे-धीरे पास। मेरे 2-3 फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया, तो थोड़ा बड़े लेवल पे इसको करें, तो 5-6 गुनी करते थे, और मैंने ऐसा करके एक 10-15 दिन में वो 500-600 रुपए का जुगाड़ कर लिया था। तो कैंप पे जाना था, हुँ, स्काउट के कैंप में जाना था, तो 500-600 रुपए जो चाहिए थे वो उपले बेच के 15 दिन में रमा ने वो 500 रुपए लिए। यस। कैंप में गए तो जो जब ये 500 रुपए अर्न किए, आई थिंक ये पहली बार रमा ने यस, कुछ। यस, मेरा फर्स्ट था। बचपन में ऐसा वो, लेकिन पैसा कमाने के पर्पज़ से नहीं, पतंग वगैरह बेचते थे, वो पेप्सी बेचते थे, मतलब हम दोनों दोस्त, एक मेरा फ्रेंड था, मिलके ये करते थे, लेकिन वो पर्पज़ नहीं था पैसा कमाना है ये। लेकिन इस समय ये सिचुएशन ऐसी थी कि मजबूरी थी कि मेरे को जाना भी है और ये करना भी है, और घर पे माँग भी नहीं सकता था। कैंप में पहुंच गए, राइट। 10वीं पास हो गई, तो 10वीं के बाद रमा ने 11-12 में क्या लेने की कोशिश की? कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, साइंस ली, क्या क्या कोई ऐसा ड्रीम था वो रमा का टाइम उस पे, वक्त? हाँ, वो टाइम पे जब जब हमारा एक घर कच्चा था तो पापा ने थोड़ा काम करवाया था, तो कर्जा हो गया था। कर्जा और हो गया था? हाँ, कितना कर्जा पापा ने लिया था? वो टाइम पे घर बनाया तब कुछ 40,000 का हुआ था, लेकिन 40,000 उनके लिए, उनकी सैलरी के हिसाब से बहुत बहुत था, बिकॉज बहुत 3,000 रुपए महीना कमाते थे पापा। यस, यस। राइट। और फिर सिस्टर की शादी की थी, तो वो भी कर्जा ये हो गया था, और मतलब पापा उसी में उलझे हुए रहते थे। तो मैं रात को, मेरे को बोलते थे पढ़ पढ़, लेकिन उनकी वो चेहरा देख के मुझे नहीं, मतलब पढ़ाई में मतलब मन ही नहीं लगता कि मैं कुछ करूँ। फिर जहाँ उपले बेचता था उसके बाद वहाँ पे वो जो प्रसाद की दुकानें होती हैं, नारियल, अगरबत्ती, ये सब बेचते हैं। तो उनके साथ मेरी जान पहचान हो गई, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जॉब कर ले तू पार्ट टाइम में। तो मैं फिर स्कूल के बाद वहाँ पे करता था, उनकी दुकान प्रसाद बेचने, अगरबत्ती और ये नारियल का दुकान था, वहाँ पे वो बेचने का मैं ये करता था। तो जो प्रसाद बेचने की दुकानें थी बेसिकली वहां पे अब रमा काम करता था, तो कितने पैसे मिलते थे वहां पे? जो 200-300 रुपए मिलते थे पूरे महीने के? महीने का, महीने के 200-300 रुपए, और कितने घंटे वहां पे निकाल देते थे आप? स्कूल के बाद में जो टाइम मिलता था वो करते थे, और खास करके मैं गर्मी की छुट्टियों में वहाँ पे फुल टाइम ये करता था, सुबह से शाम तक। यानी कि 200-300 रुपए के लिए रमा स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करता था, बट वहां पे काम करता था। तो 11-12 में या 10वीं तक कुछ सोचा था रमा ने कि मेरे को कुछ आगे बढ़ना है, करना है, या बस केवल ये ही दिमाग में होता था कि मेरे को पापा की जो कंडीशन है या फैमिली की जो कंडीशन है उसके लिए हाथ हाँ, बटा? उसी के लिए मैं ये करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे एक बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो गए थे, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब माँ कभी-कभार रोती थी दिवाली के दिन, या जो भी कोई ऐसा फेस्टिवल आता था तो उसको याद आता था तो रोती थी।
तो मुझे लगा कि अरे बहुत बड़ा सेटबैक है फादर के लिए, अब उनके लिए थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। और फिर कर्जा भी हो गया था, तो मैं सोचा कुछ ना कुछ करूँ, तो फिर वो दुकान का ही ऑप्शन था और उसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो मैं बोला ठीक है, इसके ऊपर जितना हो सकता है मैं मेरा खर्चा निकालूँ और ये जो है उनकी हेल्प करूँ। तो 300 रुपए में कैसे कर्जा, मतलब क्या किया? कर्जा रमन? नहीं, मैं मेरा खर्चा जो स्कूल का खर्चा है, आप अपना खर्चा पूरा कर लो बेसिकली। तो वो 300 रुपए में आपका खर्चा पूरा हो जाता था महीने का बेसिकली? 200 रुपये लगते थे ट्यूशन, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो कोई खर्चा था ही नहीं। ओके। साइकिल से जाता था, साइकिल भी मैंने 200 रुपीज़ में ली थी, सेकेंड हैंड ही लिया था। हाँ, तो उससे जाता था और ट्यूशन का लगता था, मैं मैथ्स में वीक था तो ट्यूशन 200 रुपीज़ लेते थे महीने का। तो रमा ने 10वीं तक, मतलब 10वीं के बाद जो पढ़ाई थी वो अपने सेल्फ सस्टेन की, मतलब जो कमाया और वहीं अपने ऊपर ही लगाया। फादर ने कभी नहीं बोला कि तुम पैसा कमाओ ये करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, वो तो हर जगह मैं जो भी मांगता था वो देते थे, लेकिन वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते थे खुद के लिए और हमें जो भी मांगते देते थे। तो मैं बोला कुछ ना कुछ करना चाहिए। 11th 12th में क्या लिया था? साइंस ली थी, आर्ट्स ली थी? वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट था, आर्ट्स था। आर्ट्स थी बेसिकली, कुछ नहीं था। 12वीं तक रमा ने कुछ अपने बारे में सोचा था कि आप बनना क्या है, क्या करना है, कुछ ऐसा दिमाग में आया था या कुछ भी नहीं था? और उम्र ऑन एन एवरेज 12वीं तक कितनी हो चुकी थी रमा की और कैसे लाइफ चल रही थी उसमें? 12वीं तक उम्र मेरी 15-16 साल तक हुई थी और जब मैं स्कूल जाता था मैंने कंपैरिजन शुरू कर दिया था। तो मैं प्रसाद की दुकान पे काम करता था, तो वहाँ पे सब श्रद्धालु आते थे, मुंबई गुजरात सब जगह से आते थे। राइट। और वो पैसों वाले आते थे, खुद की गाड़ी वगैरह लेके आते थे और वहाँ पे पैसा ऐसा ऊपर के जेब में रहता था, ऊपर का जेब ऐसा रहता था। तो मुझे लगा कि बनना है तो या तो बाहर जाना पड़ेगा, है ना, कुछ बिजनेस ही करना पड़ेगा। और फिर मैं कुछ जॉब थे हमारे गांव में, तो ज़्यादातर या गांवों में यही होता है, गवर्नमेंट जॉब या फिर वो साइड में करो। तो मैंने कंपेयर किया कि जॉब में तो इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, ना ऐसी लाइफस्टाइल हो सकती है, तो मुझे करना तो कोई कुछ ऐसा ही काम करना है जहाँ पे ऊपर वाला जेब भरा रहे पैसा। ऊपर वाला जेब भरा रहे। Yes. राइट। तो रमा ने क्या 12वीं के बाद क्या ठाना, क्या करने के लिए? तो मैंने पापा को बोला कि मैं जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ। हमारे गांव से ज़्यादातर लोग मुंबई जाते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, कोई मिठाई का है, ज्वेलर्स का है, मेडिकल स्टोर है। अच्छा। हाँ, तो ओके। मैंने सोचा मैं भी जाऊँ, लेकिन हमारे परिवार से मतलब कोई था नहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में। कोई भी नहीं था बॉम्बे में? कोई नहीं था। नहीं, बॉम्बे में तो थे, मजदूरी का काम वगैरह या Right, मार्बल but का ये traditional. करते थे, लेकिन Okay. ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं थे। ओके। तो बोले कि कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया मुझे कि नहीं जाना, तुम पढ़ो। ओके। हाँ, तो मैं ऐसा देखता था तो मुझे ऐसा नहीं होता था। फिर एक दिन मैं 11th में था और एक 4-6 महीना एक ऐसा पीरियड गया जब पैसा ज़्यादा हो गया था और हर महीने पापा इंटरेस्ट भी पे, मतलब इतना हो जाता कर्जा था। बढ़ता जा रहा हाँ, था और इंटरेस्ट भी पे नहीं हो पा हाँ। रहा था। तो वो लोग हफ्ते में 2-3 दिन सुबह-सुबह आ जाते थे पापा को इशारा करने के लिए पैसों का, जिनसे पैसा लिया था 2-3 बार। और मैं जैसे ही स्कूल के लिए तैयार होता था और ये देखता था, तो मैं सोचा कि 94-95 से ये कर्जा है और अब तक 2006 तो 2005-2006 में ये चल रहा है, ये कब तक चलेगा? 10 साल कर्जा हाँ। था बेसिकली और वो कर्जा बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था, कम पे भी नहीं पा नहीं रहा हो रहा था। तो मैं बोला मैं पढ़ाऊँगा। नारलई तक पढ़ता था, तब तो कोई खर्चा नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल थी। लेकिन बाहर जाऊँगा तो रहने का, खाने का। 12वीं के बाद तो हाँ, कॉलेज में जाऊंगा या कहीं पे भी जाऊंगा तो खर्चा होगा। हाँ, और मतलब वो टाइम पे सिचुएशन बहुत ये था, मेरी बड़ी सिस्टर थी जोधपुर, वो हेल्प करती थी, मेरी मौसी थी, वो हेल्प करती थी, कपड़ों के लिए, कभी कुछ चीज़ के लिए। और फिर 2006 में मैं घर से बिना बताए मुंबई के लिए निकल गया। घर छोड़ के? किसी को नहीं बताया और घर छोड़ दिए, बस केवल अपने वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? यस, मैं घर से बोला कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस के लिए और फिर निकल गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, एक बच्चा गांव में पैदा होता है, फादर पत्थर तोड़ने का काम करते, 120 रुपए 1997 में पर डे के हिसाब से कमाते हैं, यानी कि 3000 रुपए के आसपास मंथ। 7 बहन भाई। रमा 5वीं तक वही गांव के स्कूल में पढ़ा, 6ठी से 12वीं तक पास के बड़े स्कूल में पढ़ा, बट सेल्फ सस्टेन करने के लिए उपले बेचने का काम किया। जो जंगल में होते थे, गोबर से उपले बने हुए, उनको बेचने का काम कि पेरेंट्स या फैमिली के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालूं, मैं अपने आप को सेल्फ सस्टेन करूं, मेरी पढ़ाई मैं खुद करूं। जस्ट इमेजिन। और कर्जा हो गया क्योंकि सिस्टर की मैरिज, फादर का एक्सीडेंट, वो पैसा, वो कर्जा 10 साल में भी उतार नहीं पाए, केवल 40,000 रुपए, और वो बढ़ता जा रहा था।
रमा ये सब चीजें देख रहा था और तब 16-17 साल की उम्र तक रमा ने ये सब चीजें देखी जब वो 12वीं पास। और एक दिन उसने ठान लिया कुछ करने का और सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पेरेंट्स, घर, परिवार, एवरीथिंग, और ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है और घर छोड़ के चला गया। रमा घर छोड़ के कहां गए? घर छोड़ के मेरे गांव से एक बंदा आया था, उनका मेडिकल स्टोर था, तो हमारा चल ही रहा था प्लान। और ये उम्र कितनी थी रमा की? 16 साल की। 16 साल की थी। डेज ऑफ 2006 में 16 साल का था। और तो फिर मैंने उसने रात के बात की कि यार तुम पढ़ेगा? मैं बोला मेरे को मुंबई आना है। तो बोले कि ठीक है, तो कल मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड था नारलाई, तो मैंने उसको मिलने के लिए गया। मैं बोला मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे कल, और कुछ बुक्स वगैरह उसकी मेरे पास थी। मैं बोला ये स्कूल में जमा करवा देना और मैं जा रहा हूँ। तो बोलता तू जा रहा तो मैं भी आता हूँ। तो वो भी आ गया मेरे घर पे। स्कूल की बैग में हम कपड़ा डाल के गए ताकि घर पे पता नहीं चले, और हम फिर मुंबई चले गए। उसके मम्मी पापा भी तो पैसे थे रमा के पास बॉम्बे जाने के या वहां जाके कुछ करने के? मम्मी से लिया था मैंने पैसा। कितना पैसा लेके गए? 300 रुपये लिया था। 300 रुपए? 300 रुपए 2006 में रमा ने लिए और बॉम्बे चला गया। 90 रुपये टिकट था ट्रेन का मुंबई में, ऐसे ही मतलब जनरल टिकट। बॉम्बे पहुंच गया रमा। क्या लाइफ शुरू हुई बॉम्बे की? मेट्रो सिटी, चमचमाती सिटी, लोग पागल हो जाते हैं बॉम्बे जाके। रमा की शुरुआत कैसे हुई बॉम्बे में? तो मैं जिस फ्रेंड के साथ में गया था, वो फ्रेंड जहाँ पे उसने बात की थी, और वहाँ मुझे देखने के बाद उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बोलते कि नहीं, मेरे को यहाँ पे जॉब के लिए नहीं चाहिए। पहले तो उसने बोला था, तो बोले कि ये नहीं कर पाएगा बंदा। तो मैं बोला यार अभी क्या करें? तो बोले कि ठीक है मैं कर लूँगा। मेरा दोस्त के ऊपर मेरे को विश्वास था। फिर वो दूसरी जगह, तब तक उसको कॉल आ गया किसी का कि मेरे को, तो बोले कि वो आया है मुंबई, गाँव से आया है बंदा मुंबई, अगर आपको चाहिए तो मैं भेजता हूँ। तो हम दोनों दोस्त जो थे वहाँ पर चले गए मेडिकल स्टोर पर नौकरी के लिए। मैंने सोच के नहीं आया था कि कहाँ पे रहूँगा मैं, कहाँ पे कुछ करूँगा जाके, और थोड़ी पापा की हेल्प हो जाएगी। तो फिर मेडिकल स्टोर पे हम नौकरी करने लग गए। नौकरी करी। रहते कहाँ था रमा? रहता कहाँ था बॉम्बे में? मैं मेडिकल की जो मेडिसिन वगैरह रहती थी, गोडाउन था। गोडाउन था? हाँ, वहाँ पे रहते थे। वो गोडाउन में ही सोता था? हाँ, वहीं पे रहते थे। गोडाउन मतलब वहाँ पे वो गोडाउन जैसा ही था, उसमें खाली सोने के लिए था, दरी बिछा के हम सोते थे उसी में। बस दरी बिछा के वहाँ दोनों दोस्त? हाँ, दोनों दोस्त। और रमा वहाँ पे सोता था दोनों दोस्त। और फिर वो 1 महीने के बाद दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया। बोलता मेरे को तो जमेगा नहीं है। वहाँ पे एकदम नए थे, हमारे ना तो कोई पहचान के थे, मारवाड़ी कोई था ही नहीं, हमें हिंदी बराबर आती नहीं थी। और वहाँ पे भी बांडुप गांव था, तो वहाँ पे महाराष्ट्रन ज़्यादा हैं, तो मराठी भी हमें नहीं आती थी। तो उस सिचुएशन में फिर वो छोड़ के चला गया। और मैं बोला कि उसकी तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मेरी नहीं है। तो मैं बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा। रमा को मेडिकल स्टोर में कितनी सैलरी मिलती थी? कितने पैसे मिलते थे? मतलब ऐसा पूरे साल का कुछ 3-4 हज़ार रुपये मिला था पहले साल का। तो साल का 3,000 रुपए? हाँ, साल का? हाँ। 2000 300 या 400 रुपीज़ के हिसाब से वो देते थे, क्योंकि हम गांव से जब भी जाते हैं, कोई मारवाड़ी मुंबई जाते हैं, तो उनका पर्पज़ ये रहता है कि हमें बिजनेस सीखना है। तो वो कमाने का था ही नहीं, तो मैं भी सोचा जल्दी सीखूं। तो सैलरी की हम बात ही नहीं करते, मतलब बट सैलरी की बात नहीं करते, बट रहना तो पड़ेगा ना, कुछ कपड़े चाहिए, नहीं, तो वो उन्हीं खाना का रहता चाहिए। है जिनके वहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, वो सब आपको देते हैं? खाना पीना रहना सब सुविधा वही करते तो उन्होंने आपको वेयर हाउस, मतलब जहाँ मेडिसिन गोडाउन रखते थे था। वहीं पे आपको बोल दिया कि यहीं पे सो, आप यहीं पे रहो। हाँ। और 1 साल कितना टाइम वहां पे काम किया रमा ने? मैंने कंटिन्यूस तो 3 साल किया। 3 साल के बाद घर पे आया। 3 साल? 1 साल के 3,000 रुपए? नहीं, पहले साल में मतलब थोड़ा 3,000 कम था। दूसरे हाँ, साल? नहीं, पहले 6 महीने में मेरे को 300-400 रुपए के हिसाब से मिला। राइट। फिर 3000 कर दिया था पर मंथ। पर मंथ 3,000? फिर दूसरे साल कुछ 6-7 हज़ार हो गया था। 6-7 और हजार हो ऐसा गया? करते करते 5वें साल में मेरी वहाँ पे सैलरी 10,000 हुई थी। 5वें साल? और ये 5वें साल में जो 10,000 सैलरी हुई थी, ये कौन सा साल था? ये था 2010। 2006 में रमा गया तो 2010 और 11 के आसपास, हाँ। यानी कि 2011 में रमा की सैलरी 10,000 रुपए महीना होती, राइट। और जो पैसे आते थे घर भेजते थे? हाँ, घर भेजता था। पापा मम्मी को बता दिया था मैं बॉम्बे चला गया हूँ? वहाँ जाके फिर मैंने फ़ोन किया था। हमारे घर पे तो फ़ोन था नहीं, तो हमारे घर के थोड़ा बाजू में वो एक टेलीफोन था, वहाँ फ़ोन करते थे, फिर वो बुलाते थे, तो बात किया था। तो मैंने बोला मैं आ गया हूँ और आप कोई चिंता मत करना, और बता दिया था। मम्मा नहीं, क्या बहुत इमोशनल हो गए थे 2-3 दिन के लिए सब। रमा ने कुछ सोचा था कि लाइफ कैसी होगी, या बस मैं मेहनत करके अपनी फैमिली को स्टैंड करूंगा, दैट्स ऑल? बस इतना ही था रमा के पास? 1 साल तक मैं मतलब 2 या 3 घंटे ही सोता था। मतलब 2 ऐसा या 3 घंटे बस? मेरा लगभग हेल्थ पूरा ये हो गया था, क्योंकि एक तो मेरे को सूट नहीं होता था मुंबई, मेरे को एक्ने पिंपल्स का वो शुरू हो गया था, खान पान जमता नहीं था, और दूसरा मजबूरी भी थी कि रहना नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
पहले 6 महीने 300 रुपए, उसके बाद 3000 रुपए, फिर 5000 रुपए और 10,000 रुपए। 2011 तक लाइफ ऐसे ही चल रही थी और रमा ने पढ़ाई की नहीं थी। रमा 12वीं तक केवल पढ़ा था, और वो भी बीए, जो मतलब आर्ट्स 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 और वो भी जो गांव की पढ़ाई होती थी। रमा कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता था। रमा कोई ऑफिस में जाके सोचा नहीं था कि उसने ऐसा कुछ बड़ा कुछ काम कर सके। 5 साल बीत गए थे रमा। बस 5 साल हुआ जैसे ही, और पापा बीमार हो गए थे। वो पत्थर का काम करते थे, तो उनको वो अंदर जाता था डस्ट, लंग्स में उसको लंग्स फाइब्रोसिस बोलते हैं, तो उनको वो हो गया था हल्का हल्का। और वो क्या है, इलाज करवाते नहीं थे, मतलब अपने आप में ही ठीक, मतलब अपने आप को ठीक ऐसे ही समझते थे कि खर्चा हो जाएगा। तो फिर मैं उनको मुंबई बुलाया था ऐसे ही कि पापा एक बार आओ मुंबई देख लो। तो आए, और मेरे को देख के वो ज़्यादा इमोशनल हो गए। 5 साल बाद पापा कितने टाइम बाद मैं मिले 5 थे? साल के बाद, मैं 3 साल के बाद गया था गाँव वैसे। ओके। हाँ, तो पापा ने, फिर मैं वहाँ पे चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला इनको जॉन्डिस भी है और टीबी भी है। तो फिर मैंने छुट्टी लिया, मैं बोला यहाँ पे तो अपने को परवड़ेगा नहीं इतना खर्चा, तो फिर गाँव लेके गए और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया। हमारे गाँव के बाजू में सादड़ी है, वहाँ पे उनका इलाज करवा लिया, वो 2 महीने बॉम्बे चला। में इसलिए इलाज नहीं कराया क्योंकि पैसे नहीं थे, हाँ, तो इसलिए वापस रमा ने अपने पापा को वापस गांव लेके गए, वहीं पे इलाज कराया। हाँ। और कैसी तबीयत रही पापा की? 2-3 महीना तक बहुत बीमार रहे थे, बहुत स्वेलिंग आ गया था बॉडी में, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग होता था कभी-कभार, इस तरीके के पूरा हो गया था, बॉडी पूरा ये येलोविश हो गया था। 2011 ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद क्या हुआ रमा के 2011 साथ? फिर मैं बोला कि मैं जॉब कब तक करूँगा, और पापा का ऐसा कंडीशन आ गया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी, मेरी शादी हो गई थी। शादी कौन से साल में हुई रमा की? तो शादी हमारे उधर वो टाइम पे एक्चुअली बचपन में ही होता था। तो बचपन में ही शादी हो जाती थी? हाँ, तो रमा वो कितने टाइम साल का था जब शादी हो गई थी रमा की? मैं कुछ 14-15 साल का था, 10th 14-15 में था। साल का शादी हो गई थी? हाँ, मेरी एक्चुअली सिस्टर इन लॉ, मेरी साली जो थी, उनकी शादी करनी थी, तो मेरे ससुर जी ने वाइफ का भी साथ में करवाया, तो वो केस में हमारा शादी जल्दी हो गया। तो हमारे उसमें शादी जल्दी होता है, लेकिन वाइफ को घर पे लाते हैं, उसको बोलते हैं गोना लाना, तो वो लाते हैं 5 साल के बाद में। अच्छा, मतलब 15 साल का जब रमा था, शादी तो हो गई थी, बट वाइफ हाँ, अपने वाइफ घर ही रहती उनके थी। घर पे ही रहती है। ओके ओके, ऑलराइट। तो अब आप तो बॉम्बे चले गए थे, हाँ, बॉम्बे तो चले गए। वाइफ मतलब ऑब्वियसली वही गांव में थी, हाँ, गाँव में थी। और रमा 2011 तक अब यही सारी चीजें चल रही थी। तो फिर वाइफ कैसे आई, और 2011 के बाद रमा की जिंदगी कैसे बनी? 2011 में फिर मैंने सोचा कि अभी, मतलब मैं तो सोचा था कि मैं मेडिकल स्टोर डालूँगा तो वहाँ से अच्छी इनकम हो जाएगी, और हमारे गाँव में ज़्यादातर लोगों के पास मेडिकल स्टोर या ज्वेलर्स की दुकान है, मारवाड़ी मतलब माइंडसेट वो ट्रेडिशनल बिजनेस में ही रहता है और काफ़ी सक्सेसफुल है। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा करूँ। फिर मैं बोला मेडिकल करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, 15 कम से कम 15-20 लाख रुपए तो लगेगा। अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो फिर बहुत ही रहेगा, तो एक रिस्की लग रहा था। और पापा की सिचुएशन, मतलब घर की कंडीशन और उनकी बॉडी देख के मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी अपने को कुछ करना चाहिए। तो और रमा तो बड़ा लड़का था। हाँ, मैं बड़ा बहन, सारी सिस्टर्स, भाई सिस्टर तो की शादी और हो सबसे गई थी। छोटा, तो सबसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रमा के ऊपर। यस। तो मैं रोज़ सुबह मंदिर जाता था, तो वही भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे ऐसा कुछ रास्ता बता जहाँ पे 2-3 साल में मैं कुछ करूँ। तो एक दिन मेडिकल स्टोर पे एक सब्जी वाला आया, मतलब हमारे दुकान के सामने ठेला लगाता था, भाजी बेचता था और फ्रूट बेचता था, और बातें बहुत बड़ी-बड़ी करता था। तो दोपहर के टाइम पे वो आता था और ऐसे ही टाइम पास करता था। मैं बोला यार कुछ ना कुछ करना है, तो बोला मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूँगा। मैं बोला कैसे बदलोगे? मेरे को उसने एक बुक दिया। मैंने स्कूल छोड़ दिया था सर, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। मैं Okay. पढ़ता ही रहता था, कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही रहता था, और पीएमए बुक्स वगैरह पढ़ता था। उसने रिच डैड पुअर डैड बुक दिया, रिच डैड पुअर डैड, वो सब्जी वाले ने? सब्जी वाले ने दिया। वो एक दूसरी कंपनी में काम करता था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने गलती ये की कि मेरा फॉलोअप वगैरह लिया नहीं, और मतलब वो गैप रखा। तो मैंने 7 दिन में वो पढ़ के ख़त्म कर दी, पूरा दिमाग हिल गया। मैं बोला, मैं सोच रहा था कि ऐसा अभी प्लेटफ़ॉर्म है कहाँ पे? भांडुप में है कहाँ? मैं भांडुप में नौकरी करता था, और मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक खड़े रह के काम करते थे। पूरे दिन खड़े रहना, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। और हमारा खाना जो होता था, मेरे जो सेठ थे, बहुत अच्छा फैमिली थे, सिंधी फैमिली थे, उनके घर पे खाते थे। लेकिन मतलब वो फील्ड में ट्रेडिशनल बिज़नेस में ऐसा था कि खाने-पीने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था, टाइम ही नहीं रहता था। आई नो। और सुबह हम लोग एक बिस्किट और चाय लेते थे, तो 3 बजे लंच करते थे। केवल एक बिस्किट और चाय? बिस्किट और चाय, और उसके बाद सीधा 3 बजे लंच? हाँ, लंच, और फिर रात को 10-11 बजे खाना खाना। खाते थे, जब कस्टमर कम हो जाते थे। खाना मैं लेने के लिए जाता था, मैं खा के आता था, उनके लिए लेके आता था, मतलब ऐसा था। मैं खुद ही दुकान खोलता था, पोछे से लेके, झाड़ू से लेके, साफ-सफाई की सारी चीज़ मैं ही करता था, वन मैन शो। और वो टाइम पे मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ, जब
वो रिच डैड पुअर डैड जो बुक पढ़ी, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेरे उसी दिन मतलब मैं मंडे को हमारा ऑफ रहता था, दुकान बंद रहता था मंडे को, वीकली ऑफ रहता था और मंडे का मेरा उपवास रहता था। तो मेरे को नाश्ते के लिए पैसा मिलता था, 10 रुपये मिलता था, जिसमें चाय और बिस्किट करता था। तो वो 10 रुपये का मैं घर पे फ़ोन करता था एसटीडी में जाके, मतलब बात करवाता था। और जब बात करता था तो मेरा फ़ोन पे ध्यान नहीं रहता था, वो मीटर पे रहता था कि 10 रुपये से ज़्यादा बिल ना हो जाए। और एक बार फ़ोन करके उनको बोलता था कि मम्मी-पापा को बुलाओ, तो 2 रुपये हो जाता था। हो जाता था, फिर फोन रख देता था, दोबारा करता था। हाँ, तो ऐसा करके अब वो बात कर रहे हैं, हाल-चाल पूछ रहे हैं, मेरा ध्यान कभी उधर नहीं रहा और ऐसा मतलब ये होता था। तो बोला अब सच में कुछ करना चाहिए और रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद में लगा मुझे कि मुझे कुछ करना चाहिए और फिर वो बंदा तो नहीं आया और उसने मेरा फ़ॉलो-अप लिया नहीं। बोला पढ़ लिया बुक? मैं बोला हाँ, बहुत ज़बरदस्त है, अब मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो बोला मैं एक दूसरा और देता हूँ। उसने बिज़नेस नहीं दिखाया, मेरे को बोलता है दूसरा और बुक देता हूँ। अच्छा, एक और बुक दिया। हाँ, तो वो कौन सा नहीं, बुक नहीं था? दिया ही नहीं उसने, दिया बोलता है नहीं। दूसरा एक और देता हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन उससे मैंने माँगा तो वो बोला मैं लेके आऊँगा, लेके आऊँगा। उसी बीच एक कस्टमर आता था हमारे वहाँ पे, तो वो पेस्ट और सोप बेचते थे हम लोग, दूसरी कंपनी का। तो उसने बोला कि बिज़नेस इसमें बहुत अच्छा है, ये है। मैं बोला क्या है? तो बोलता है उस बुक से रिलेटेड कुछ ने 2-3 सेंटेंस बताया। तो मैं बोला वो बुक में पढ़ा था, मैं समझा यही है। मैं बोला ये करवाओ, तो मेरे सेठ ने मेरे को मना कर दिया, बोला करना नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं उसके पीछे पड़ा कि मेरे को जॉइन करवाओ। तो बोलता है नहीं तुम्हारा कुछ वो डॉक्यूमेंट कौन सी कंपनी का पेस्ट और सोप लेके बेचने के लिए वो आया? एक एमएनसी थी जो कि बेचते ओके, थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट कंपनी सेलिंग। थी हाँ, बेसिकली। हाँ, और तो ओके, उसके हमारे कस्टमर थे, ओके। हमारे बाजू में डॉक्टर थे, तो वो रिकमेंड करते थे। तो फिर मैं उनके पीछे पड़ा कि मेरे को जॉइन कर लो, तो वो बोले कि तुम्हारा कुछ प्रूफ दो। तो प्रूफ था ही नहीं हमारे पास में, वो टाइम पे आधार कार्ड नहीं था, ना कोई पैन कार्ड था, कुछ नहीं था। तो बोलते तुम्हारे गाँव से कुछ पेपर वगैरह आता है, लिफाफा आता था, वो एड्रेस भी चलेगा। अच्छा, वो हाँ, एड्रेस भी तो चलेगा। फिर मैंने वो दिया ये फिर कौन से साल की बात है? 2010 की, 2000? 2010। तो फिर उन्होंने दिया तो वो बोले कि ठीक है नहीं कर पाऊँगा। उसको ये विश्वास नहीं था कि ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। राइट, तो ओके। फिर मैं ढूँढ ही रहा था कि किसी को मतलब अपलाइन ढूँढ रहा था, मेरे को करना है। कोई व्यक्ति हाँ, मिले। एक दिन छुट्टी के दिन मैं चल के वहाँ फ्लावर वैली में उनका ऑफ़िस था, तो वहाँ पे भी गया था। ओके, वहाँ तक बस में गया और फिर चल के वहाँ गया और मैंने बोला तो बोले आप यहाँ जॉइन नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी का रेफ़रेंस लगेगा। तो रेफरेंस वहाँ पे चाहिए। कोई डॉक्टर मिला था और मैं जानता नहीं था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं करवाता हूँ, तुम्हारा नंबर दो। मैं बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं फ़ोन-वोन। मोबाइल हाँ, वोबाइल कुछ कुछ नहीं नहीं था। है और फिर मैं आ गया। फिर एक किसी दूसरे के साथ में वो हमारे कस्टमर ही थे, तो आते थे, मेरे सेठ के फ्रेंड थे, तो प्रदीप जी एंड संतोष जी, उनके साथ में फिर मैंने शुरुआत की थी उसकी। तो कितने टाइम वो डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी में काम किया? उसमें किया लेकिन मैं शाय नेचर का था, किसी से बात नहीं कर पाता था, ना हमारा कोई ना ड्रेसिंग था कि हम जाके किसी को प्रेजेंटेशन दें। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं उनकी एक मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे सब इंग्लिश में बातें हो रही थी और मैं एकदम नीचे बैठा था। मुलुंड में उनका ओपन मीटिंग होता था। तो मैं सोचा कि अरे ये तो अपने से होएगा नहीं, मुझे बहुत नर्वस हो गया था। लेकिन करना तो है, इसमें बोले कि 2-3 साल में इतना कुछ कर सकते हैं, तो यही एक रास्ता है। और शाम के टाइम पे प्राइम टाइम होता है उस बिज़नेस को करने के लिए, लेकिन शाम के टाइम पे हमारे बिज़नेस में मतलब ट्रेडिशनल मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर में ज़्यादा रश होता था, ज़्यादा तो रश होता आप था, हिल नहीं तो वो सकते थे। हिल नहीं सकते थे और मीटिंग भी शाम के टाइम पे होती थी, तो हो नहीं रहा और 1-2 साल मैंने देखा तो मैं बोला अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये लाइन को छोड़ना पड़ेगा अगर इसमें सक्सेस होना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मेडिकल स्टोर छोड़ दिया। मेडिकल स्टोर छोड़ दिया। 2000 2011 में छोड़ दिया मैंने, 2011 में छोड़ दिया और फुल फोर्सेस डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। फुल फोर्सेस उस आ गया। कंपनी में काम करने लगे। यस, कितने साल उस कंपनी में काम किया? मैंने काम मतलब इतना नहीं कर पाया, लेकिन हालत ख़राब हो गई मेडिकल छोड़ने के बाद में, उल्टा माइनस में चला गया, कर्जे में आ गए। कर्जे में आ गया। मैं मतलब अब सोचता था कि करूँ या क्या करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो टाइम पे मतलब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और दूसरी थी कि रहूँ घर कहाँ की पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुकान छोड़ दिया, तब रहूँ दुकान कहाँ छोड़ पे? दिया, पैसा कहाँ से आया और यहाँ पे भी हाँ, काम नहीं चल रहा। हाँ, वेस्टीज जिंदगी में कब आया और कैसे आया? हाँ। तो फिर मैंने जैसे ही मतलब दुकान छोड़ा और करने लगा वो डायरेक्ट सेलिंग, तो फिर 2 महीने तक मेरे को जॉब नहीं मिला। मैं सोचा कि ऐसा कुछ जॉब देखूँ जो मेरे को पार्ट टाइम। शाम को, हाँ, सुबह से लेके शाम को 5-6 बजे तक फ्री हो जाऊँ मैं। राइट, भले ओके। ही सुबह 6 बजे जाना पड़े, लेकिन मैं शाम को 5-6 बजे तक फ्री हो जाऊँ और फिर उसको करूँ। तो 2-3 जगह गया तो बोले रिज़्यूम लाओ। अब मैं बोला होता क्या है रिज़्यूम, अपने को पता ही नहीं था। हाँ, तो फिर 1 हफ्ता उस रिज़्यूम के चक्कर में मैं घूमता रहा। कोई बोलता पैन कार्ड लाओ, रिज़्यूम बनाता हूँ, कोई बोलता ये लाओ, कोई एक्सपीरियंस लेटर लाओ और ये तो अपने पास कुछ था ही नहीं। तो उस चक्कर में ये चला गया, तो कुछ जॉब नहीं मिला, तो मैंने फिर मज़दूरी वाला मैंने काम शुरू कर दिया। मजदूरी? यस, मैं ईंटें उठाता था, मतलब वो सीमेंट मज़दूरी जो कड़िया वाला काम होता है, वो राइट। मैंने 1.5 महीना काम किया मेरे कज़न के साथ में। रमा मजदूरी करने लगा था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं थी और कुछ नहीं था बेसिकली। 1.5-2 महीने रमा मजदूरी करने लगा। 1.5-2 महीना मज़दूरी किया और फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ का कहाँ आ गया।
पापा भी वही काम कर रहे हैं और मैं वापस ही आ गया। लेकिन मुझे विश्वास था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे। फिर रात को मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था घर आके, फिर ये करता था। फिर मेरे को 6,000 की जॉब मिली, मतलब 10,000 की सैलरी छोड़ के मेरे को 6,000 की मिली। मजदूरी का काम किया, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन मुझे पता था कि 3 से 5 साल पेशेंस है, वो बताया जाता है कि इंडस्ट्री में देना पड़ता है, देंगे। हो सकता है प्लेटफॉर्म गलत हो या मैंने काम नहीं किया हो। तो मैं लगा हुआ ही था और फिर 6,000 की जॉब मिली। अब जॉब मिली तो 6,000 में मैं कहीं रहता था तो वहाँ पे देना पड़ता था 3,000 रुपये, 3,000 बचता था। तो हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता था, मैं 2 से 4 किलोमीटर चलता था रोज़, मतलब एक पैदल 5-10 रुपये बचाने के लिए। और बारिश भी 5-10 रुपए बच जाएं पर डे टिकट का एक बार, तो रमा इतना किलोमीटर पैदल चलता मैं है। वर्ली बड़ाला उद्योग भवन से लेके वर्ली तक चल के जाता था। फिर दरसायन, मतलब बहुत, मतलब 5-10 रुपये बचाने के लिए मैं बहुत सुबह घर से 1-2 घंटा निकल जाता था। और फिर वाइफ को भी मुंबई, मतलब हमारा इसको घर पे लाया तो फिर वाइफ बॉम्बे आ चुकी थी तब, हाँ, तो वाइफ 3,000 रुपए के रेंट पे दोनों आप एक कमरे में रहते थे बेसिकली? नहीं, हम किसी के साथ में रहते थे। अच्छा। और फिर वहाँ पे अचानक ये हुआ कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं और कुछ ऑप्शन नहीं था। तो हम बोले कि ठीक है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। तो वहाँ पे बोले कि डिपॉजिट लाओ 10,000 रुपये, और इतना तो पैसा था ही नहीं हमारे पास में। फिर हमारे दोस्त हैं संतोष जी, उन्होंने कहीं न कहीं से अरेंज करवाया जहाँ पे डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने बोला कि एक कमरा है, एक सर्वेंट रूम है, रेलवे क्वार्टर्स में था, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ रह सकते हो। लेकिन बहुत ही, मतलब ये है, लकड़ी का वो बना हुआ था पुराने स्टाइल में, और बहुत, मतलब फर्श वगैरह था ही नहीं। और एक छोटा सा कमरा था जिसमें सब कुछ था, मतलब हॉल बोलो, किचन बोलो, बेडरूम बोलो, सब कुछ वही था। सब कुछ वही था। सब कुछ वही था। तो बोले कि आप देख के आ जाओ। और हम लोग तो दोनों बैग लेके निकल गए, कपड़ा ही था खाली हमारे पास, बैग लेके निकल गए वहाँ पे। वो बोले कमरा देख लो। हम तो रहने के लिए आए, हमारे पास कुछ है ही नहीं और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, जो भी है। तो बोले कि हमने साफ़ सफाई करवाई नहीं। बोले हम कर लेंगे। मैंने और वाइफ ने मिलकर 2 दिन उसको पूरा साफ़ किया और फिर वहाँ पे रहने लगे। पहली रात को हम, ना हमारे पास कोई स्टोव था, ना कोई बर्तन थे, ना बिस्तर थे, ना कुछ था। मैं तो फिर भी थका हुआ था तो सो गया, लेकिन वाइफ पूरी रात नहीं सोई। और फिर मैं सुबह उठा तो ये सो गई, पूरी रात इसने नहीं सोई। तो वो देख रहा था, मैं बोला कहाँ के कहाँ अपन पहुँच गए। फिर दूसरे दिन तो सुबह में हम लोग, फिर 3-4 दिन हमारा शुरुआती में ऐसा रहा कि वड़ा पाव आता है मुंबई में, तो 1 वड़ा लेते थे और 5 पाव लेते थे, और दोनों लोग खाते थे। हमारा डिनर एक वड़ा 5 पाव लेके दोनों हस्बैंड वाइफ खाते थे। फिर दूसरे तीसरे दिन मैं स्टोव लाया तो केरोसिन के लिए पैसा नहीं था। फिर वो आया तो बर्तन नहीं थे, मतलब ऐसा करते हमारा 10 दिन हो गया खाना, मतलब स्टोव को शुरू करने में 10 दिन लग गया। और ये चीज़ें पापा को बताई, मतलब बता ही नहीं सकता था कि वो भी टेंशन करेंगे। तो उन्होंने फिर गाँव से गेहूँ ये सब कुछ भेजा था। तो हमने गेहूँ पिसाया भी नहीं, हम ऐसा बॉईल करके वो खाते थे गेहूँ को। गेहूं को बॉईल करके खाते थे? हाँ, मैंने लगभग 10-15 दिन शुरुआती में ऐसा ही किया। और ये 2013-14 की बातें होंगी? कौन से साल की ये बातें हैं बेसिकली? हाँ, 2012 की बात है। 2012 की बात है। वेस्टीज लाइफ में कब आया? 2016 में आया सर। 2016 में? तो 2012 से 2016 तक की जिंदगी यही थी? बहुत मतलब ये रही। एक बार फिर इसी परिस्थिति में मुझे लगा कि वहाँ पे भी रेंट देना था और अकेले रहते थे, तो वाइफ को मैं साथ में नहीं रख पाऊंगा, मतलब ये बीमार हो गई थी। और दोस्तों, हम सब लोग चुटकी बजाते ही सफल होना चाहते हैं। बस यही सोचते हैं कि बहुत बड़ा फेम, बहुत सारा पैसा हमारे पास अचानक एकदम आ जाए। रमा की स्टोरी जैसे हम सब लोग सुन रहे हैं, सफलता के लिए कितनी पेशेंस, कितना हार्डवर्क, कितना परिश्रम, और कितना ना फर्श है, लक्कड़ का कमरा, जो मिला जहां मिला सो गए। एक वड़ा 5 पाव, दोनों मियां बीवी केवल वो डिनर और लंच उसका कर रहे। सफलता इतनी आसानी से मिलती तो शायद इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति सफल हो, बट शायद सफलता के लिए बहुत परिश्रम की, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और आज 2016 तक का सफर, यानी कि तकरीबन सालों रमा ने मेहनत की, और 2016 में जैसे रमा ने बताया वेस्टीज उनकी जिंदगी में है। सो रमा 2016 में वेस्टीज जिंदगी में आ गया था। यस सर। कैसे आया वेस्टीज लाइफ?
वेस्टीज मैं ऐसे ही फेसबुक देख रहा था और मेरे जो अपलाइन है मिस्टर सागर बामरी, उन्होंने मैं उनको जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे, और उनका 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहा था सोशल मीडिया पे, और उसी हफ्ते में 2-3 लोगों के आ रहे थे। मैंने सोचा ये हालचाल पूछ रहे हैं क्या है, तो उनसे बात की तो बोले कि मिलो। तो 2-3 दिन तक हमारा चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे वेस्टीज ब्रांच ऑफिस में बुलाया, घाटकोपर में। मैं वहीं जॉब करता था। ओके। तो वहाँ पे मैं देखा, ऑफिस में गया, मेरे को बुलाया कि मेरा ऑफिस है, वहाँ आ जाओ। तो मुझे लगा कि उनका ही रहेगा, और फिर वहाँ गया तो बैलून वगैरह देखा वहाँ पे, तो बोला ये कुछ न कुछ फंसाने का ही काम है, वैसे ही काम है, वैसे ही छोड़ दिया मैंने। और जगह जगह पे लोग ऐसा राउंड टेबल पे बैठ के प्लान दिखा रहे थे, तो मैं बोला अरे बाप रे, फंस गए। फिर उन्होंने शुरू किया, मैं बोला देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोले कि सुनो, अच्छा लगे तो करना, तो कोई बात नहीं। और फिर वो दिखाने लगे, और जैसे वो ब्लैक वाला कार बुक था वो दिखाया, और मेरी बत्ती जल गई। मैं बोला, जब मैं प्रसाद बेचता था, उन लोगों की गाड़ियाँ देखता था जो आते थे मंदिर में, यहाँ पे वो सपना पूरा हो सकता है। फिर उनको चेक भी दिखाया पोस्टर, उनका तो नहीं था उतना, 17,000 का था। ये देखो इतने लेडीज़ लीडर हैं, लेडीज़ लोग यहाँ पे 16 लाख 20 लाख रुपये महीने का कमा। मैं बोला इतना तो नहीं, अपने को 1 लाख रुपये भी आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा, मेरा ये जो कर्जा खत्म हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, चलो पार्ट टाइम में मैं शुरू करता हूँ। और वो दिखा रहे थे जिस एक्साइटमेंट के साथ में, एनर्जी के साथ में, वैसे लग रहा था कि अभी शुरू करना चाहिए। मैं बोला ठीक है, शुरू करते हैं। तो बोले कि ठीक है करो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं परसू करता हूँ, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वो थे नहीं, आधार कार्ड वगैरह, और वो टाइम पे वो मैनुअली, हाँ KYC। तो मैं बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो वो कहीं बिजी थे, तीसरे दिन फ़ोन किया कि वो बिजी थे। फिर मैं किसी ढूंढ रहा था, मैं बोला यार ये बताया कि चले गए और क्या है क्या, वापस ऑफिस में चला गया वहाँ पे। बोला वहाँ पे है कि नहीं है घाटकोपर ऑफिस में, तो वो मिले नहीं। फिर एक दिन CNT था तो वहाँ पे मुझे बुलाया, और वहाँ पे देखा तो सच में इधर बहुत मतलब लोग सक्सेसफुल है, काम शुरू किया। और फिर 2016 कौन से महीने में? जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 में रमा ने काम शुरू कर दिया। वाइफ बॉम्बे आ चुकी थी तब तक? यस, बॉम्बे आ चुकी थी। और 2016 जुलाई में जब काम शुरू किया तो रमा जॉब भी करता था? जॉब के साथ में, यस। पार्ट टाइम वेस्टीज को शुरू किया। पहले महीना कैसा रहा, क्या अर्निंग आई, कैसा? पहले महीने मैंने शुरू किया था सर, और पैसा भी नहीं था। उन्होंने बोला कि एक इस तरीके से करोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर तेज करना है तो फास्ट एज से स्टार्ट करना है। और पैसा नहीं था तो मैंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया था और फास्ट एज से शुरू किया था। 2 महीने का रेंट नहीं दिया था, यहाँ पे वेस्टीज में फास्ट एज से शुरू किया। मैं बोला कि करना है तो यही करना, क्योंकि वहाँ पे देख लिया था मैंने सक्सेस। मैंने मेडिकल नहीं कर सकता हूँ, जॉब इतना होएगा नहीं, और सपने पूरे करना है तो यही प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने बोला कि अगर जोरों शोरों, तो मैंने सोचा कि मैं अगर इसमें 10-15 हज़ार लगाऊंगा ना तो डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। और वो पैसा इसलिए मैंने जानबूझ के लगाया कि मैं 10-12 हज़ार रुपये का पूरा परचेज किया, और वो 12 हज़ार घर पे सामान था, वो मुझे बार बार भेजता था मुझे प्लान दिखाने के लिए, तो पैसा अटका हुआ है। तो इसलिए मैंने उससे शुरुआत की। और पहले महीने कितने लोगों से मिले? पहले महीने में मैंने ज्वाइनिंग करके करवाया तो 354 रुपीज़ का चेक आया। 354? हाँ जी। ओके। और जो 4 लोग ज्वाइन हुए थे वो छोड़ के चले गए, कह रहे 300-500 रुपये का बिजनेस। तो मैं बोला देखो बिजनेस में ऐसा होता है, हमने किए लगाए क्या इसमें? तो बोले तुमने तो इतना का ये किया। मैं बोला कि नहीं, आप 6 महीना 1 साल करके देखिए, अपन साथ में मिलकर करते हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। राइट। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा आएगा तब हम करेंगे। तो वो छोड़ दी, पहले महीने में उन्होंने छोड़ दी। फिर दूसरे महीने नई टीम बनाई। ओके। दूसरे महीने मैंने नई टीम बनाई तो 1014 रुपये का चेक आया था। 1014 रुपये का चेक? वेरी गुड। ग्रोथ हो गई थी। 1014 रुपये का चेक आया था, और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मतलब शुरुआती में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें करनी भी पड़ती थी, सारी चीज़ें, और पता भी नहीं थी, प्लान भी नहीं पता था, कुछ ये नहीं था। फिर तीसरे महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया। तीसरे महीने डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया? हाँ। मैं जिनको प्लान दिखाता था तो वो मुझे पूछते तुम्हारा कितना आया, तो मैं उनको मतलब अनाउंस करता था बार बार कि अगले महीने मेरा 15,000 का चेक आने वाला है। देख मैं मतलब मेरे को लास्ट मंथ में मैंने ज्वाइन किया, अगले महीने मेरे को 15,000 आने वाला है। मतलब ऐसा बार बार बोलता था, मतलब प्लान में, हर प्लान में। ओके। और तीसरे महीने का मेरा जो चेक था 14,500 रुपये का आया। कि जो रमा बोलता था हर किसी से कि मेरा तीसरे महीने का चेक 15,000 रुपये आने वाला है, तुम्हारा कितना आया? तो मैं बोला 350 उनको बताने लग गया, तो वो छोड़ के मानेंगे नहीं। मैं बोला देखो मैंने बिजनेस अभी की शुरुआत की है, राइट, और अगले महीने मेरा जो चेक है लगभग 15,000 तक आने वाला है। राइट। और ये 15,000 रुपए का 14,500 का तीसरे महीने चेक आ गया था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई। 3 महीने में आपकी वाइफ भी सपोर्ट करने लग गई थी? रमा जॉब के साथ बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा था या जॉब छोड़ दी थी? नहीं, मेरा जॉब सुबह 7 बजे में घर से निकलता था तो रात को 9 बजे तक मेरा जॉब रहता था। 7 बजे सुबह निकलता था रमा, 9 बजे तक जॉब करता था। तो वेस्टीज कब करता था? उसके बाद में जो टाइम मिलता था, और दोपहर में मुझे 2 घंटे का टाइम मिलता था। मेरा काम था फिर वो हेल्थ के टेक्नोलॉजी में था, तो डॉक्टर लोगों से मिलना रहता था। तो आफ्टरनून के टाइम पे ब्रेक रहता, डॉक्टर्स रहते नहीं है, राइट। तो वो टाइम पे 2 घंटा मिलता था, और फिर 9 बजे के बाद में जो टाइम मिलता था वो। दोस्तों, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है,
हम वेस्टीज कब करें? यहां पे रमा कह रहा है कि उसके बाद सुबह 7 बजे निकलता था, रात के 9 बजे तक जॉब करता था, दोपहर को 2 घंटे मिलते थे और रात को 9 बजे के बाद वो वेस्टीज करता था, लोगों से मिलता था, प्लान शो करता था और तीसरे महीने उसकी इनकम 14,500 रुपए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुका था। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दोस्तों, समय किसी के पास नहीं है और सोचो तो बहुत है, ये तो केवल आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है। रमा 3 महीने हो चुके थे, वेस्टीज शुरू हो चुका था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका था, वाइफ यहां पे आ चुकी थी आपके साथ और अब वेस्टीज में वाइफ ने भी काम करना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया या नहीं करना शुरू किया? बिजनेस क्योंकि उन्होंने कहा बेकार है, जॉब ही करो, ये करो, ऐसा कुछ क्या? मैंने जब भी चेक आया तभी वाइफ को दिखाया, मैं बोला बिजनेस शुरू किया था 2-3 महीने पहले, जो चाय पत्ती वगैरह लाया था घर में वो, और ये है उसका इनकम आने लगा है, तो बहुत खुश हो गई है। खुश हो गई? हाँ, बहुत खुश हो गई। वाइफ भी खुश हो गई थी क्योंकि रमा ने इनकम दिखाई थी। और दोस्तों, अब वक्त है रमा की वाइफ मिसेस ममता सोलंकी को यहां पे इनवाइट करने। वेलकम मैम। रमा से बहुत सारी बातें हो रही थी, पता चला बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी। आप कहां पे पैदा हुए और किस उम्र में थे आप जब आपकी शादी हो गई? मैं सर 11 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। 11 साल की? यस सर। तो उस वक्त पता चलता था शादी का मायने क्या है क्या? नहीं, ऐसा तो पता चलता था कि मेरा शादी हो रहा है, लेकिन उसके साथ मेरी सिस्टर का शादी था। ओके। तो ऐसा लगता था कि शादी तो हो रहा है लेकिन सिस्टर का भी शादी हो रहा, तो मुझे मेरी शादी का मालूम नहीं था, लेकिन सिस्टर की शादी की मुझे खुशी थी। सिस्टर की शादी की खुशी थी और साथ में आपकी भी हो गई और आपको पता नहीं चल रहा था क्या आपकी शादी? नहीं, ऐसे बात करते थे, इनके पापा जैसे मेरे घर पे आते थे तो मुझे पता था कि ये मेरे ससुर होने वाले, जैसे गाँव में तो जल्दी पता चल जाता है कि ससुर है, लेकिन ऐसा लग रहा था शादी तो है लेकिन अपन तो बचपन में अपने को क्या करना है, तो सिस्टर की शादी है, वो जब हम माइंड पे नहीं लेते थे कि शादी हो गई थी। गांव में रहे आप? यस। राइट। और रमा बॉम्बे चला गया, आप भी बॉम्बे आए? यस। रमा ने बताया। और आप बीमार हो गए, तो वो बीमारी क्या थी, मतलब क्या हुआ था मैम आपको? बीमारी सर ये थी कि हम एक हमारे कजिन के साथ रहते थे, तो वहां से हमारा कुछ चलता था कि अभी ये करो वो करो, तो हमको जमता नहीं। मेरी भी बेटी थी, उनकी भी बेटी थी। अच्छा। हाँ सर। तो वो अपनी बेटी कौन से साल में पैदा हुई थी? मेरी 2010 में। 2010 में? Yes. ओके। तो उसमें मेरा ये होता था, मैं मेरी बेटी को कैसा रख रही, वो अपनी बेटी को कैसा रखती, तो मैं सब उनके पास में, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं बेटी के साथ में कुछ कर नहीं पा रही थी। उनका बर्थडे भी आया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं वो सब कर नहीं पा रहे। तो अंदर अंदर मुझे फील होता था कि सच्ची में मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो एक दिन मुझे लगा और उनके साथ में मेरा कुछ हो गया, तो इनको बोला कि अब या तो मैं गांव चली जाती हूँ या फिर अपन कहीं अलग जाकर रह सकते हैं। तो जो रहते थे उनके साथ कोई बात हो गई। ऑब्वियसली बच्चों में होता भी है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, इस बच्चे का नहीं हो रहा, तो बहुत लगता था। एज अ मदर कैसा फील होता था? रमा के पास पैसे नहीं, गांव में पापा बहुत कम, बीमार, कैसा था ये माहौल? नहीं सर, बहुत ही मुझे ये अलग लग रहा था। सच्ची में ये कुछ करना चाहिए कि जैसे हमने लाइफ देखी वो हमारे बच्चे नहीं दे रहे। इसके लिए जो ये करते थे, जो हम कंपनी में काम करते, वो हर कंपनी में ये जब बोलते थे संडे का टाइम इनके पास रहता, वो भी मैं कभी इनका संडे का टाइम नहीं लेती थी सर। तो मैं फर्स्ट बार बॉम्बे में आई थी। तो आप रमा को कहते थे जाओ काम करो, बस पैसा कम, आपको जो करना है वो कर सकते। मैं कभी इनको नहीं बोलती कि आप मुझे टाइम दो। तो और एज अ मदर कैसे ये टाइम निकाल रहे थे? एज अ वाइफ ये कैसा टाइम निकल रहा था सर? जैसे हम लोग पिछली कंपनी में काम कर रहे थे, तो जैसे ही काम से निकल जाते थे, पीछे मैं प्रोडक्ट लेके निकल जाती थी, बच्चे को उठाती थी, प्रोडक्ट उठाती थी, और जैसे मैं बेचने के लिए चली जाती थी किसी के घरों में, घर घर जाके प्रोडक्ट, और चल के जाती थी। जैसे माटुंगा से दादर होके सिवड़ी हो गए थे, चल के जाती थी, और शाम को हम लोग दोनों साथ में लौट के आते। शाम को दोनों लौट के? बच्चा कहाँ छोड़ते थे? बच्चे को साथ में उठा के, बच्चे को साथ में लेके जाते थे घर घर? यस सर। कितना पैसा कमा लेते थे वो सर? कुछ ये नहीं रहता था कि वहाँ पे तो हाईएस्ट चेक भी सर 3,000 रुपये आया था सर एक बार। हाईएस्ट चेक उस कंपनी में 3,000 रुपए था। ओके। बट प्रोडक्ट बेच के कोशिश करते थे कि कुछ कि मैं इनका कुछ हाथ बटा सकती हूँ, कि इनका हेल्प हो सकता है, कि पापा को अच्छा लग सकता है। दोस्तों, रमा सोचता था कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कि वो अपने पापा का हाथ बटाए। रमा की वाइफ ममता ये सोचती थी कि वो अपने पति का हाथ बटाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपने पति को और उसकी फैमिली को टेंशन ना दे, वो अपना खर्चा खुद उठाए,
घर घर जाके प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाए। जस्ट इमेजिन बच्चे को साथ लेके घर घर जाना और प्रोडक्ट बेचना। लोग कहते हैं सफलता आसानी से मिलती है, आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। आई थिंक रमा, अब 14,500 का चेक आ गया। मैम, जब 14,500 का चेक आया तो कैसा लग रहा था? नहीं सर, वो टाइम पे मैं बहुत खुश हो गई थी कि चाची में मैंने इनको एक बार बोल दिया था कि आप 2 महीना हो गया घर का आप भर रहे नहीं हो, और सेठ रेंट तो दे नहीं पा रहे थे, पैसा था नहीं। सेठ आके मुझे बोल देगा, लेकिन सेठ हमारा, मैं सेठ का थैंक यू बोलूंगी, बहुत ही अच्छा था कि वो हमेशा बोलते थे आपको इस चीज के लिए टेंशन मत करना, रेंट के लिए टेंशन मत करना, आप यहीं रहना। हाँ सर। हो सकता है वो इस सीरियल, ये जो सीरियल है वो भी देखें। यस सर, और उसमें क्या था, मैं प्रेग्नेंट भी थी। इन्होंने जब वेस्टिज करते वो मैं प्रेग्नेंट थी वो टाइम पे। मेरा बेटा मेरे पेट में था, तो सेठ को मेरे ऊपर दया लगती थी कि वो हस्बैंड अपना ऐसा टाइम दे रहे एक वाइफ को, और बच्चे, मेरी 2 बेटी हैं और तीसरा बच्चा पेट में, और ये अपनी वाइफ के लिए इतना टाइम नहीं। रमा 7 बजे सुबह निकल जाता था, रात तक 9 बजे तो जॉब से आता था। 2 बजे भी आते थे, 2 बजे भी आते, 3 बजे भी आते थे रात को 2 बजे 3 बजे भी आता था। यस। तो कैसे, मैं मतलब आप क्या करते थे, कैसा महसूस होता था? कभी ऐसा नहीं लगता था कैसी जिंदगी है? नहीं सर, मैं एक ही सोचती थी कि जब भगवान ने हमको इसका हाथ पकड़ा लिया तो कभी हमारा ये ऐसा नहीं हो सकता, हम इनसे अलग नहीं हो सकते, कि जो करे हमारे लिए और हमारी खुशी के लिए हो रहा है। और आज मैं 2 बेटी है, तीसरा पता नहीं बेटा या बेटी क्या है। मुझे ये पूरा था कि मेरा बेटा ही होगा और बेटा ही आएगा, लेकिन उनकी खुशी जब आने के भी इतनी खुशी होगी तो मुझे और भी बहुत खुश लग रहा था, और काम कर रहे। तो उनको बोलती थी आपको मैं जरा सा टेंशन नहीं दूंगी, आपको जो करना वो कर सकते हैं। मैं आपको कभी, मैं इनको पूछे 3 दिन से घर पे आते थे, मैं कभी फोन में नहीं पूछती थी आप कहाँ हो, कब आओगे। 3 दिन तक रमा घर नहीं आता था। रमा 3 दिन तक घर नहीं आते थे, तो क्या मतलब, क्या रात को प्लान दिखाया वहीं सो गए, कैसे कहाँ सोते थे? 3 दिन घर नहीं आते थे तो वो तो सर बहुत मतलब ये था। एक बार तो इनफैक्ट घर में चोरी भी हो गया था, और इसने मेरे को फ़ोन किया कि घर में चोरी हो गया है। तो मैं बोला कि तुमको तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पता था घर में तो कुछ रखता ही नहीं था, मतलब कुछ पैसा नहीं था, कुछ था ही नहीं। और ये नीचे गई थी और चोर घर के अंदर घुस गया था। फिर ये वापस कुछ भूल गई थी, लेने के लिए गई तो चोरी कर रहा था, जिसने बाहर से बंद कर दिया, मतलब उसको पकड़ लिया था। और ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी मतलब मैं रिस्क लेके 2-3 दिन बाहर रहता था। तो मेरे दिमाग में रहता था कि पीछे क्या होगा, लेकिन हमेशा ऊपर देख के देखता, भगवान तो मुझे देख रहा है। मैं 3 बजे घर पे मतलब आता था, कैसे कैसे आता था मुझे पता है। मैं बहुत बार रेलवे स्टेशन पे सोया, वहाँ पे रात को 1 बजे ट्रेन बंद हो जाती है, तो रेलवे स्टेशन पे सो जाते थे। रेलवे स्टेशन पे सो जाता? हाँ, रेलवे स्टेशन पे सो जाते थे। और सुबह 9 बजे 7 बजे, सुबह 5 बजे शुरू होती हैं, तो फिर नींद खुलती तो जल्दी जाते थे। ऐसा मेरे साथ मतलब बहुत बार हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया। और मेरा एक कमिटमेंट भी था, 3 बजे आने का मतलब ये था हमारा कि मैं घर से निकलता था तो एक कमिटमेंट करके निकलता था कि अगर मैं आज 5 प्लान नहीं हुआ, मैं घर पे नहीं आऊँगा। 5 प्लान नहीं हुआ, हाँ, जब तक 5 प्लान नहीं हुआ तब तक घर पे नहीं आऊँगा। और फिर मैं दीवा आ जाता था, और समझो 1 प्लान हुआ, 2 प्लान हुआ, तो फिर मैं रेलवे स्टेशन पे इधर-उधर घूम के वहाँ पे प्लान करता था। 1 बज जाती थी, 2 बज जाती थी, फिर घर पे जाता था, जब तक 5 मतलब मेरा पूरा नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन पे लोगों को बिठा के प्लान देते थे? यस, रेलवे स्टेशन पे मतलब जहाँ मौका पे मिला, भी कोई मिल जहाँ जाए। मिला। सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा काम किया हम लोगों ने वो टाइम पे, लेकिन ये था कि हाँ 5 प्लान कुछ भी हो जाए, सेल्फ पनिशमेंट था कि जब तक मैं घर पे नहीं जाऊँगा। सेल्फ पनिशमेंट। यस, मैं 2 प्लान 3 प्लान, और अपने आप के मतलब ऐसे कि माइंडसेट रात बनाया को था। 3 बजे जब घर पहुंचते थे तो खाना कैसे, क्या मिलता था, क्या होता था? रात को 3 वाइफ बजे को जगाते थे, कहते थे खाना बना, गरम खाना है, या हाँ, कैसा रात होता को 3 बजे जाता था, तो मैं खुद बहुत मतलब ये सोचता था, क्योंकि आजू-बाजू वाले डिस्टर्ब होते थे। और फिर देखता था उनको, बच्चों को देखता था, वाइफ को देखता था, ये आधी नींद में है और आज मेरी वजह से मतलब आराम से सो रहे हैं, कल कुछ भगवान अगर कुछ हो गया तो उनकी लाइफ क्या होगी। और मेरे को वो एनर्जी मिलती थी कि कुछ करें। अपने आप से ये करता था कि अरे मेरे को 1000, मैं ऐसा ही प्लान दिखाता था दिमाग में कि मेरे को प्लान दिखाने का पैसा मिल रहा है, एक प्लान का 1000 रुपये मिल रहा है। इस वजह से मैं जितना ज़्यादा हो सकता था उतना प्लान करता था। अच्छा, अपने दिमाग को ये बोलते थे आपको एक प्लान दिखाने का 1000 रुपये मिल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाऊंगा। और उससे मेरे को बहुत मतलब मैंने ऐसा कैलकुलेशन भी किया था, जैसे अभी भी बताऊँ तो, कि समझो मैंने अब तक 1000 प्लान दिखाया है, और अब तक की मेरी प्रेस्टीज की जो इनकम हुई है उसको अगर 1000 प्लान से डिवाइड करें तो पर प्लान की कॉस्ट आती है 15,000 रुपये। पर प्लान की कॉस्ट आती है 15,000 रुपए? हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये अगर पहले ही कोई सोच ले कि मेरे को एक प्लान दिखाने का 10,000 मिलेगा या 15,000, तो सोचो कितना प्लान दिखा सकते हैं।
और मैंने वो टाइम पे कैलकुलेशन नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी 14,000 इनकम तक मैंने इतने प्लान दिखाए हैं, 50,000 की इनकम तक इतना टोटल इनकम इतनी हुई है, तो पर प्लान का मेरा 1,000 रुपये पड़ा। तीसरे महीने का चेक ब्राउन डायरेक्टर बन गए थे 14,500, चौथे, पांचवें, छठे महीने क्या हुआ? उसके बाद एक साल तक, पहले साल फिर सर जैसे ही 19,000 का चेक आया और नोटबंदी आ गई। नोटबंदी हाँ ओके, तो फिर भी चेक मेरा नोटबंदी में भी 16,000 का चेक आया। 16,000 का चेक आया, बिकॉज बट इंडिया में पूरा पता प्रॉब्लम ही हो नहीं गया था, अचानक, बिजनेस हाँ, बंद हो गए सब थे, क्या कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब पैसा आया, मतलब मुझे तो लगा कि काफ़ी धंधे बंद हो गए हैं और फिर भी 16,000 रुपये आया, मतलब सरप्राइज हो गया। फिर मार्च में मेरा 72,000 का चेक आया, तो फिर मैंने मार्च 2017, 8 महीने में 8-9 8 महीने में 72,000 रुपीज का चेक आया। 72,000 रुपीज का चेक आया था, कैसा लग रहा था उस वक्त? नहीं सर, वो टाइम पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे इतना खुशी हो रहा था कि सच्ची में आज मैंने जो पापा का, जो जब हम निकलते पापा बोलते ना अपना ध्यान रखना, तो हम सोचे कि सच्ची में हम पापा के जो बोलने हुए शब्द को हम लोग ने इतना मैंने सीरियसली लिया। इनको नहीं बताती थी कि पापा ने मुझे क्या बोला है, तो मैं हम हर दिन वही बोलती, सच्ची में पापा की खुशी यहाँ पे पूरी हो रही। तो मैं पापा की खुशी के लिए मुझे और भी खुशी हो रही थी, अपना बेटा कुछ कर रहा है। एक ही बेटा था, उनको बहुत खुशी थी, जिसके लिए मुझे और भी गर्व हो रहा था कि सच्ची आज मेरे ससुर की खुशी है, हर खुशी पूरी होने जा रही है। बच्चे, 2 लड़कियां थी आपकी, हाँ सर। राइट, और आप प्रेग्नेंट थे। वो प्रेग्नेंट टाइम में अक्सर फीमेल्स को होता है कि हस्बैंड साथ रहे, वो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बट रमा तो पता ही नहीं कहाँ होता था। नहीं, इन्होंने मुझे बोल दिया था कि अगर आप ये इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा, कि आपको पिछले साल में आपको मैं बहुत खुश रखूंगा अगर आप अपना संभाल लो और बच्चों को संभाल। तो मैंने बोल दिया ठीक है। आजू बाजू में सब लेडीज भी बोलती थी क्या ममता ये चलता है, आपका हस्बैंड आपको टाइम नहीं देता, आप प्रेग्नेंट हो, आप बच्चों से, डॉक्टर भी मुझे बोलता था कौन सा आपका हस्बैंड ऐसा है। स्कूल में बच्चों को टीचर भी बोलती थी आपका पापा ऐसा कैसे है, आपकी मम्मी को इतना ये करते हो। लेकिन मुझे मालूम था मेरा हस्बैंड जो कर रहे हैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के और अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती। दोस्तों, डॉक्टर बोलता था आपका हस्बैंड कैसा है, पड़ोसी बोलते थे आपका हस्बैंड कैसा है, टीचर बोलते थे आपका हस्बैंड कैसा है सारी दुनिया बोलती थी आपका हस्बैंड कैसा है, बट लोगों को तो शायद पता ही नहीं था कि रमा क्या करने वाला है, क्या बनने वाला है। वो तो केवल रमा को पता था और उसके हार्डवर्क को पता था कि उसका फ्यूचर वो खुद लिखेगा। वाइफ सपोर्ट कर रही थी, कुछ नहीं कहती थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसने अपने हस्बैंड को नहीं कहा। 3-3 दिन रमा नहीं घर आता था, रेलवे स्टेशन पे सोता था। जस्ट इमेजिन क्या खाता था, क्या पीता था, कुछ नहीं। 8 महीने 72,000 रुपीज का चेक, 72,000 रुपए का चेक 8वें महीने रमा ले चुका था। रमा 1 साल हो चुका था। पहले साल की इनकम 1 साल जैसी हुआ 1,04,000 रुपए का चेक आया। 1,04,000 रुपए, वंडरफुल। और दूसरे साल, तीसरे साल, दूसरे साल महीने की इनकम 3,40,000 हो गई। दूसरे साल में 3,40,000। यस, 3,40,000। अब बच्चों का और कैसा लग रहा था? जो बोलते थे डॉक्टर, टीचर्स के हस्बैंड कैसा है, अब वो क्या बोलना शुरू हो चुके थे? नहीं, वो टाइम पे तो फिर वो लोगों ने बोला इनको कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना पैसा, मतलब मैं तो लोगों का चेक देख रहा था कि इनको विश्वास नहीं, वो टाइम पे सर क्या हुआ कि पर मैं जब हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका बच्चा नॉर्मल नहीं होने वाला है, ऑपरेशन हो जाएगा। और वो टाइम पे मैंने सोचा अभी मेरा हस्बैंड जो कर रहा, जो अच्छा ही कर रहा, अभी मैं ऑपरेशन के टाइम पे आ जाऊंगी तो मुझे 6 महीना रेस्ट के लिए देना पड़ेगा। तो वो मेरे दिल में था कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। और मैं सांगली में था, सांगली मीटिंग में था, तो इन्होंने फोन किया कि डॉक्टर ने बुलाया हॉस्पिटल में और ऑपरेशन करना है। यस सर, और दोनों डॉटर भी मेरे साथ में थी। और दोनों डॉटर भी, और आप हॉस्पिटल में और ऑपरेशन। गॉड। और हस्बैंड सांगली में मीटिंग कर यस रहा है। सर। मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो फिर मैं सांगली तो से छोटी आया। सिस्टर थी, उनको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उनको मैंने दोनों बच्ची को संभालने के लिए लाया था कि आपको इनको संभालना पड़ेगा। और गांव में पापा बीमार थे, वो एडमिट थे। वो एडमिट। तो मुझे दोनों था कि इनका एक तो क्वालिफाई भी करना है उनको और दूसरा पापा को भी देखना। अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो ये नहीं तो अपने पापा के पास रहेंगे और नहीं बिजनेस के साथ में रहेंगे, ये हमारे साथ में रहेगा। तो उनका जो करना सपोर्ट है नहीं करेंगे तो मेरी तो फैमिली। ये आपके हाथ में थोड़ी था कि डॉक्टर कह रहे हैं अगर ऑपरेशन करना है तो आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि मैं ऑपरेशन कराऊंगी या नहीं कराऊंगी। नहीं, मुझे सर पूरा भरोसा था क्योंकि जब मेरा बेटा नहीं था, जब भी मैं प्रेगनेंसी होगी, जब भी मुझे डॉक्टर ने और इन्होंने दोनों बोल दिया था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे टेंशन मत दो हर चीज के लिए, आपको जो करना जाए दवाई लेके। लेकिन मुझे एक ही था कि मुझे बेटा चाहिए, और गाँव में बोलते हैं ना बेटे के बिना कुछ भी नहीं। ऐसा होता है गांव में, बेटा के बिना कुछ नहीं है चीजें। मेरी जैसे 5 ननन है, इनकी सिस्टर है, तो गांव में अभी भी बोलते हैं कि आपकी 5 ननन है और 2 बेटी, अब बेटा नहीं है तो आप क्या करोगे।
तो ये भी बोल डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, क्या हुआ? नहीं सर, मुझे नहीं था कि मुझे ऑपरेशन, मैंने सर बोल दिया कि ऑपरेशन करना है वो मैं करवाऊंगी, लेकिन मैं आज नहीं करवाऊंगी। मैंने 3 डेट निकाल दी। 3? यस सर। डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन कर रहा है, आप नहीं करवा रहे, 3 दिन निकाल दिए? हाँ सर, 5 तारीख नहीं सर, 3 डेट मैंने 3 डेट निकाल दिए? नवंबर की 5 तारीख को मेरी डेट थी, फिर 12 तारीख की थी, फिर 15 तारीख की थी। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क, अपना रिस्क, बच्चे का रिस्क। यस सर, मुझे यही था कि मैं नहीं मेरे बच्चों को देख पाऊंगी, नहीं मेरे हस्बैंड का साथ दे पाऊंगी, और नहीं अगर कुछ मेरा ससुर का कुछ हो गया तो मैं उनको भी नहीं देख पाऊंगी। ये तीनों रिस्क को लेके मैं बहुत ही ये थी। वो टाइम पे सर मेरे ऊपर कर्जा था, मतलब पापा बीमार थे तो लगभग 6-7 लाख का कर्जा हो गया था, और पता नहीं था और कि आगे कितना होगा। आगे कितना होएगा। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी इनके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गए हैं तो ये नहीं बच पाएंगे। तो और मेरे को उनको वो सक्सेस दिखाना था, एक सपना था पापा को मैं फ्लाइट में बिठाऊंगा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा तो पापा को बोला, फ़ोन किया तो मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ दिल्ली, यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम था। तो पापा बोल ही नहीं रहे थे फ़ोन पे, काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि जब छोटे थे हम खेत में जाते थे या उनके साथ जाता था मैं, तो हवाई जहाज जाती थी, देखा थे बड़ा होएगा तो तेरे को हवाई जहाज में बिठाएंगे। तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए। तो मैं सोचा कि ठीक हो जाए तो उनका एक सपना मैं मेरा पूरा करूँ, उनको हवाई जहाज में बिठाऊँ, 4 धाम की यात्रा करूँ। और इसके लिए मैं ये बहुत ये कर रहा था। तो इनकी वो डेट थी, डॉक्टर ने बताया, मैं बोला उस दिन मेरी सांगली में मीटिंग है, मैं करके आऊँगा। और फिर इनकी जैसे ही मैं आया दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके गया, बच्चा हुआ। और तीसरे दिन ऑपरेशन के साथ हुआ या नॉर्मल हुआ? जैसे हम लोग इन्होंने बोला कि जहाँ मैं जॉब करता था मेडिकल में, वहाँ पे चलो, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन ही होगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, वहाँ पे पेमेंट भी आ रही थी, तो इन्होंने भी ये नहीं बोला कि ठीक है सर, उन्होंने साइन कर लिया और बुक्स वगैरह सब। इनको चिकन पॉक्स हो गया था। हाँ, चिकन पॉक्स, उसी वक्त चिकन पॉक्स हो गया? चिकन पॉक्स था, यस। ओह माय गुडनेस। यस सर, तो तीसरा मंथ में मेरा चिकन पॉक्स हुआ था सर। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बच्चे तक भी पहुंच सकता है, राइट। तो आपको 2 डॉटर है, तीसरा कुछ मत करो, आगे का बाद में सोचना। इन्होंने भी बोल दिया, हम लोग ने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मैंने सर ट्रीटमेंट कभी भी मेरे अंदर नहीं जाने दिया। हर दिन का जो ट्रीटमेंट रहता है मैं बेसिन में डाल देती। मुझे अंदर ड्रीम था मेरा कि मुझे लड़का ही है और मुझे लड़का ही होगा। ट्रीटमेंट भी नहीं लिया? नहीं सर, मैंने 2600 रुपए का ट्रीटमेंट लाया था, लेकिन मैंने अंदर से एक भी गोली मैंने अंदर नहीं ली, फेंक दिया? यस सर। मैं हमेशा मतलब टाइम रहता था ना कि वो टाइम पे अपने को गोली लेना है, वैसे ही वो टाइम पे इनको बताती थी और मैं अंदर डालती थी, इनको मालूम नहीं पड़ने देती थी। फिर ये मेरे से गुस्सा भी होते थे कि मैंने बोला ना मैं इसमें बिजी हो जाऊंगा, मैंने बोला आपको मैं बिजी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे को अंदर एक फील था कि मुझे लड़का ही होगा और मुझे लड़का चाहिए, वो मेरा ड्रीम था। ऑपरेशन जब सांगली से आ गए, अगले दिन हॉस्पिटल गए तो ऑपरेशन हुआ? हाँ, तो सर नहीं, ऑपरेशन नहीं करने दिया। इन्होंने बोला कि ठीक है सर ऑपरेशन कर लो। तो जैसे मेरे को अंदर ले लिया थिएटर में, ये बाहर बैठे थे, अपना साइन वाइन कर लिया, लेकिन वो टाइम पे मुझे एक ऐसा फील आया, अगर मैं ऑपरेशन में जाऊंगी तो 6 महीने का रेस्ट करो, पैसा उसमें चला जाए, फिर उसके साथ पापा बीमार हैं और उसके साथ मेरी बेटी है। मैं वहाँ से बहुत लंबी रहती थी, मैं रहती माँ दीवा में थी, और मैं जहाँ ऑपरेशन के लिए गई वो मैं भांडुप में गई थी, तो वहाँ पे बहुत लंबा था। और मेरे बच्चों के साथ में क्या होगा, इनके साथ में क्या होगा, अगर पापा को हो गया तो इनको कौन संभालेगा, तो ये मुझे सब मालूम था। तो आपने अंदर जाके मना कर दिया डॉक्टर को? तो डॉक्टर आया कि ऑपरेशन का तैयारी कर लो, उसने तैयारी वगैरह सब कर ली। और जैसे मैं लेट गई और मुझे अंदर से आंसू आ गया और मैंने बोला सर मैं आज ऑपरेशन नहीं करवा सकती हूँ, मैं अगर आप कल का डेट दो, मैं कल मेरा घर का सब ये कंडीशन सब सेट करके फिर मैं आऊंगी। मेरे बच्चे हैं दोनों, मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे घर पे ननन है, मैंने बोला मेरी दोनों बेटी अकेली है, उनको मैं सेट करके मैं आऊंगी कल। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, मैं बोला नहीं सर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करवा सकती ऑपरेशन। फिर मैं बोला मेरे हस्बैंड को बुला, इनको बुलाया, मैं बोला आप घर पे चलो और कल अपन आएंगे। तो सर मैं 15 तारीख को रिटर्न घर पे गई और सिस्टर ने बोला क्यों नहीं, मैं बोला कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को परसों के लिए बुलाया और थैंक गॉड ने मेरी सुन ली। 16 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई और 19 तारीख को मेरा बेटा नॉर्मल, कोई नई डॉक्टर था, नई नर्स थी, कोई नई, ऐसे में वॉशरूम गई, आई मेरा बेटा, मुझे इसकी वजह से मुझे बहुत ही बोलती है कि ड्रीम, लोग बोलते ड्रीम मेरा। डॉक्टर्स कह रहे थे ऑपरेशन होगा, बच्चा पैदा हो गया, ना डॉक्टर था ना कोई भी नर्स नहीं थी। था। नहीं सर, मैं बच्चों को लेकर बाहर आई और नर्स को बुलाया मैंने, तो बोले ऐसा हो नहीं सकता। मैं बोला आप सुनिए मेरे हाथ में बच्चा है। तो फिर डॉक्टर आए और बच्चे को उठा के लेके चले। माय गॉड। और ये भी नहीं थे, ये भी जब गेट से अंदर आना था, अभी बहुत बाहर थे, तो फिर इनको बुलाया। तो ये मतलब इनको लग रहा नहीं था कि ऐसा बच्चा हो सकता है, इनको पता ही नहीं था कि मेरी दोनों बेटी हुई थी, मम्मी के घर पे हुई थी।
तो बहुत इमोशनल हो गए थे। मेरा रमा कैसे ये सब चीजें यार? हाँ सर, मैं मतलब मेरे तो दिमाग में वो था ही नहीं, और मैं फ़ोन पे बहुत लगा रहता था, मतलब इनका और ये सब ऑब्वियसली ये रहता था, तो मैं बाहर जा के बार-बार बात करता रहता था, और जैसे ही अंदर आए थे बोले कि लड़का हो गया है, उसने बोला, मैं बोला वो कहाँ है? बोल घर रहे पे? हैं नहीं, घर पे नहीं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में होता है। गए थे सर हम लोग। तो मैं बोला ठीक है, फिर घर पे फ़ोन करके बताया, फिर इनका 1-2 दिन में डॉक्टर बोला 10 दिन रखना पड़ेगा, मैं बोला ठीक है, जितना भी रखेंगे हम ये करेंगे। फिर उसने बोला कि 2-3 दिन में हो जाएगा। इनको घर पे छोड़ा, सेम डे में फिर गुजरात के एक्टिविटीज़ के लिए फिर 2 साल 3,40,000 का चेक, 3 लाख, तीसरे साल क्या हुआ? 4,20,000। 4,20,000। और 2020 में कोविड आ गया। हाँ जी। उसके उस दौरान कोविड में मेरा हाईएस्ट चेक था, 6,80,000। कोविड में हाईएस्ट चेक कितना? 6,80,000। 6,80,000 रुपीज कोविड में हाईएस्ट चेक रमा ने लिया। गाइस, आप सब लोग सुन रहे हैं रमा और उनकी वाइफ ममता की स्टोरी। प्रेगनेंसी में फीमेल इमोशनल, हस्बैंड साथ नहीं, छोड़ के दिनों बाहर, हस्बैंड कैसे काम कर रहा है, घर में है तो भी फोन पे बाहर अपनी टीम के लिए। फीमेल कह रही है, वाइफ कह रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप संभाल लूंगी। ऑपरेशन थिएटर से वापस आना कह रही है कि मेरे फादर का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी डॉटर्स का क्या होगा। जस्ट इमेजिन गाइस, हम घर पे बैठ के कितने आसानी से कुछ भी कह देते हैं। और आज तो सही मायने में जैसा ममता ने बताया कि वो चाहती थी और कहती भी थी कि लड़का होगा, और ना डॉक्टर ना नर्स, वॉशरूम गई जहां ऑपरेशन की जरूरत होती थी, जो ममता ने बार बार कहा नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, मेरे पूरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, सोचो तो, शिद्दत से चाहो तो कायनात भी लग जाती है आपको वो चीज दिलाने में। जस्ट इमेजिन 6,80,000 हाईएस्ट चेक। और ये परिस्थिति जो हमारे थी, मेरा अपलाइन डाउनलाइन किसी को नहीं पता था, मतलब ये जो सिचुएशन था। हाईएस्ट चेक मेरा 6,80,000 गया सर, और 5 साल कंप्लीट हुआ प्रेस्टीज में। और अभी 2022 अभी शुरू हुआ है, 2022 शुरू हुआ। यस राइट। ऑटोमेटिकली अभी तो जनवरी का महीना ही चल रहा है। यस यस। राइट ममता, अब कैसा लगता है जब हस्बैंड इतना पैसा कमाता है, और फॉरेन ट्रिप कितने हुए, क्या क्या अचीवमेंट हुई अभी? यस, मैं स्टार क्रूज पे थे, आपके साथ में थे, मलेशिया, फिर थाईलैंड, हम लोग पटाया इसको लेके गए थे फर्स्ट टाइम। पहली बार जब एरोप्लेन में बैठे, और वो भी इंटरनेशनल बैठे मेरे ख्याल से, तो आप तो डोमेस्टिक में बैठे ही नहीं, कैसी फीलिंग? नहीं सर, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी, और मेरे से ज्यादा मेरे पापा को फीलिंग हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कि जब शादी होते है ना, उसके बाद में बच्चों को, अगर फीमेल को साड़ी या तो हमारा राजस्थानी सूट होता है वही पहनाया जाता है। और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे ड्रेस नहीं पहनना और साड़ी नहीं पहनना, मुझे जीन्स और टी शर्ट ही चाहिए था। अच्छा। यस सर, मेरा पहला से बचपन का ड्रीम था जीन्स और टी शर्ट। तो जब थाईलैंड गए तो वहां पे पहना जीन्स और टी शर्ट? नहीं सर, तो ऐसा हुआ कि थाईलैंड नहीं, उसके पहले मैं गोवा में गई थी। ओके, गोवा। सर, तो मुझे ऐसा बोलते हैं ना, जब बचपन में नहीं पहना तो बड़ा होकर तो शर्म ही लगती है। तो हमारा ड्राइवर था, उन्होंने बोला कि ममता आप साड़ी लेके मत जाओ, ड्रेस ले लो, सॉरी जीन्स ले लो। तो इन्होंने बोला कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ले लो। तो मैंने ड्रेस लेता है जो अपनी, मेरे हिसाब से मैंने ड्रेस लिया। लेकिन जैसे मैं गोवा गई और होटल के अंदर गई तो मैंने सबको देखा, सब जीन्स ही पहन के खड़े। तो मैंने बोला, मैं होटल के अंदर आके मैं बहुत ही एकदम अचानक कैसे हो गई। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी क्या हुआ है? मैंने बोला बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे साड़ी पहन के। तो बोला मैंने आपको बोला, मेरी बेटी आज भी मुझे बहुत ये करती, मम्मी जो आपने पहला किया वो सब छोड़ दो, जो करना है वो आज भी वो मुझे तैयार करने में बहुत उनको खुशी होती है। तो सर फिर मैं बोली इनको आप खाना खाने के लिए जाइए होटल में, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कपड़ा नहीं है। ओह अच्छा, तो जीन्स नहीं है तो ड्रेस पहन के चले जाते? नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी ने बोल दिया मम्मी मैंने आपको बोला था ना कि आप जीन्स खरीद लो, आपने साड़ी और ऐसा ड्रेस लाया है तो अभी नहीं चलेगा, अभी देखो सब आंटी ने ऐसा पहना है। तो मुझे बोला कि देखो मेरी बेटी को इतना मालूम है तो सच्ची में मुझे ऐसा नहीं लाना चाहिए था। तो फिर मैं वहां पे जैसे तुरंत इनको बोला, ये बोला जो चाहिए आप गोवा में जाके खरीदारी, जो चाहिए शॉपिंग करके आओ। तो इन्होंने मुझे कार्ड दे दिया सर, और मेरे को लग रहा नहीं था कि मैं कभी ऐसा मॉल में डिमांड में जाके शॉपिंग कर सकती थी। और मैंने वहां पे जाके 10-15 हजार का सब जीन्स टी शर्ट वगैरह सब ले लिया। और 3 दिन इतना एंजॉय किया सर, इतना एंजॉय किया, कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उस दिन मैंने पापा को वीडियो कॉल पे बताया कि पापा चलो आज मैं गोवा में हूँ।
तो पापा ने बोला कि बेटा सच्ची में मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर पाया। इजी, कोई बात नहीं, नेचुरल है। और जब जिस गांव से आप लोगों ने अपनी लाइफ को शुरू किया और गोवा, मॉल या इंटरनेशनल ट्रिप, बहुत बहुत लोगों को लगता है कि लाइफ बदल नहीं सकती, बट अगर इंसान सोच ले कि उसे अपनी जिंदगी को बदलना है तो सही मायने में वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। रमा, अचीवमेंट तो बहुत हो गई, दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा। ये जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? 5 साल की जर्नी जो वेस्टीज में, इसको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? और दूसरा, आप एक यूथ हो और यूथ आइकन हो, ये वेब सीरीज बहुत सारे यूथ आज देख रहे हैं और बहुत इंपेशेंट भी होते हैं, बहुत फास्ट चाहिए यूथ को पैसा, राइट, और टाइम नहीं लगाना चाहते, तो उनके लिए एक मैसेज मैं आप लोग से जरूर चाहूँ। यस सर। तो पहले तो अगर वेस्टीज मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, कहीं ना कहीं नौकरी करता होता या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में होता, लेकिन वो इतना अचीवमेंट्स नहीं होता है। बिजनेस से मैंने पैसा बहुत कमाया, मैंने कार भी लिया है, प्रॉपर्टीज भी लिया, घर भी बनाया, ऑफिस बनाया, मतलब ये सारी चीज़ें की। और जैसे ही आप अभी बहुत सारे लोग देखते रहेंगे वीडियो में, तो ये तो हमें प्लान में बताया ही नहीं था कि ये ऐसा सेलिब्रिटी जैसे आपके साथ में होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, तो बहुत कुछ हुआ। मैं यूथ के लिए ही मैसेज दूंगा, ये बिजनेस की आज की डेट में सबको सख्त ज़रूरत है ना, करना ही चाहिए। कोविड के हिसाब से देखा जाए या मैं जब भी था तो मैंने मेडिकल में जॉब किया, या अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है कुछ करियर बनाने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर जॉब करे तो 30 से 35 साल करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस करे तो वहाँ पे भी पैसा अच्छा बनाने कम से कम 20 से 25 साल तो देना ही पड़ता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर 3 से 5 साल, यहाँ पे फास्ट काम नहीं होता। वेस्टीज बहुत ही बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ में काम करती है, तो पेशेंस चाहिए। 3 से 5 साल का अगर कोई माइंडसेट लेके आता है, मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन देखे, राइट, और 3 से 5 साल का अगर कोई माइंडसेट लेके इसमें काम करता है तो सच में गारंटेड है सक्सेस। और 3 से 5 साल में इसको लगातार पर डे अगर करे तो कंसिस्टेंट एफर्ट डाले तो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट हैं, फिर सेक्रीफाइस हैं, बहुत सारा हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, राइट, ऑनेस्टी के साथ में बिजनेस को बिल्ड किया और ऊपर वाले के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखा, तो वो हो गया। तो बस ममता, जाने से पहले वाइफ, जितने बहुत सारे लोग वेस्टीज में, करोड़ों लोग वाइफ्स जितने मैरिड हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूँ। सर, मैं हर वाइफ के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना हस्बैंड का हाथ से हाथ पकड़ के रखिए और कंधे से कंधे मिला के रखिए, तो हर चीज में आप सक्सेस हो सकते हैं। और क्या होता है कि मैंने किस लिए किया था कि जो मैंने पहला जो टाइम देखा था, एक टाइम का खाना हम 2 टाइम में खाते थे, सुबह में चाय पीते तो दूसरे दिन सुबह में चाय पीते थे, एक दिन दूध लाते थे 2 दिन चलाते थे, एक पार्ले जी बिस्किट बेटी को 3 दिन खिलाते थे। इसीलिए मैं हर लेडीज को बोलना चाहती हूँ, ड्रीम हस्बैंड का ज्यादा नहीं होता, ड्रीम लेडीज का ज्यादा होता है। सबसे बड़ा ड्रीम लेडीज का होता है, मुझे वो चाहिए वो चाहिए। अगर हमारा ड्रीम पूरा नहीं होता तो हम क्या करते, इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा ड्रीम नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ होकर ये कर सकती हूँ, तो हर लेडीज कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं करना, अपना हस्बैंड का एक सपोर्ट बन के हो जाओ। क्यों, घर बनाने में एक पत्थर से घर नहीं बनता, हजारों पत्थर की जरूरत होती है तभी घर बनता है। इसीलिए एक पत्थर बन के पास में खड़े हो जाएंगे ना, तो हर किसी का कामयाबी सक्सेस हो सकती है सर। एब्सोल्युटली। दोस्तों, यूथ को पेशेंस रखना चाहिए। 3 से 5 साल रमा ने कहा, जस्ट रिलैक्स और आराम से इस बिजनेस को बिल्डअप करते रहना चाहिए। जॉब में भी सालों लगते हैं, अपना कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस खोलो, उसमें भी सालों लगते हैं। उसके बाद सक्सेस मिले ना मिले कोई नहीं जानता। एज अ वाइफ, ममता ने कहा, कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला के अपने हस्बैंड को सपोर्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पार्ले जी बिस्किट 3 दिन अपनी डॉटर के लिए, एक लीटर दूध 2 दिन, एक चाय एक दिन, दूसरी चाय दूसरे दिन। जस्ट इमेजिन टफ टाइम। बार बार मैं बोलता हूं, समय कभी भी एक जैसा किसी के लिए नहीं रहता, वो निरंतर बदलता रहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका समय कब बदलेगा, तो ये केवल आपके हाथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा, रमा और ममता को थैंक्स करना चाहूंगा आज वेस्टीज यंग प्रेन्योर्स में आने के लिए। गॉड ब्लेस, विश यू वेल।